समुद्र की शान, भारत की पहचान, इंडियन नेवी, जो कि खुद में है एक तूफान। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे खतरनाक नेवीज की। और जब हम खतरनाक नेवीज की बात कर रहे हैं तो इंडियन नेवी के बारे में कैसे ना बात की जाए। इसीलिए हमने मैड ओवर ग्रोथ शो में अपने फर्स्ट नेवल वेटरन को बुलाया है, जिनका नाम है कमोडोर अनिल जयसिंह। अनिल जयसिंह सर मोर देन 30 इयर्स नेवी में डिप्लॉय रह चुके हैं एज अ सबमरीन वॉरफेयर एक्सपर्ट। ना कि सिर्फ ये, बल्कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ट्रेनर भी रह चुके हैं, इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं और साथ साथ नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर भी बहुत क्रूशियल रोल निभा चुके हैं। तो हमें लगा अगर हम नेवी की बात कर रहे हैं और नेवी की निटिग्रिटीज को समझना चाहते हैं तो कमोडोर अनिल जयसिंह सर से ज़्यादा अच्छा इंसान कौन हो सकता है जिन्होंने नेवी को इतने करीबी से देखा है। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ल्ड की खतरनाक नेवीज कौन सी है, टॉप 5 नेवीज कौन सी है। सबसे पहली बात, नेवी की ज़रूरत क्या है। इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को, इन कंट्रीज को नेवी की नीड है क्या। जो इलीगल ट्रेड, इलीगल ड्रग्स, पायरेसी, टेररिस्ट का ये जो प्रॉब्लम है जो सी के थ्रू आता है, उसकी वजह से नेवी का क्या क्रूशियल रोल है। मार्कोस कमांडो, जो कि वन ऑफ द एलिटिस्ट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड में जिनका नाम आता है, उसके बारे में समझेंगे। नेवी में रिक्रूटमेंट अगर आपको करनी है, जॉब लेनी है, ट्रेनिंग कैसी होती है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ आज हम उनसे सीखने वाले हैं। चाइना, जो कि हमारे जस्ट बॉर्डर पे है, मैरीटाइम बॉर्डर पे है, उससे हमें क्या थ्रेट है, पाकिस्तान से हमें क्या थ्रेट है, श्रीलंका से हमें क्या थ्रेट है। चाइना अपनी इलीगल फिशिंग जो कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, उसका क्या रोल है नेवी के अंदर। हर चीज़ समझने वाले हैं। बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कमोडोर अनिल जयसिंह सर की कौन सी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आपके नेवी से रिलेटेड कोई किस्से हैं तो वो भी ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोगों तक इतनी अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज पहुंच सकें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम और अमेजिंग गेस्ट को अपने चैनल पे लेके आ सकें। दिस इज़ मैड ओवर ग्रोथ विद नितिन बजाज। एंजॉय द शो। सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 जो पिलर्स हैं हमारी कंट्री के, इनफैक्ट सारी कंट्रीज को ही अगर आप देखो तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर एनी कंट्री, राइट। और आपने ऑलमोस्ट 35 ईयर्स नेवी में काम किया। यस, दैट्स राइट। यू आर लिटरली द एक्सपर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स इस फील्ड के अंदर। अगर हम नेवी की बात करें खासकर तो आई एम सो ऑनर्ड टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इनवाइट एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस शो। No, thank you so much, Nitin. It's a pleasure to be with you. And, whatever little chit-chat we've had before we started this, I'm really very impressed by your enthusiasm and your ability to reach out and get these very professional things done. Thank you so much, sir. It's a pleasure to be with you. Thank you so much for inviting me. People, who are outsiders, who generally don't know much about Navy, उन सबको ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेवी का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है। मतलब लोग ये तो सुनते हैं कि हमने ये INS विक्रांत आज इनकॉर्पोरेट हो गया नेवी में, या कोई और सबमरीन आ गई, बट क्यों, ज़रूरत क्या है हमें नेवी की। सो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछना हो मुझे कि नेवी की इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया को लेके, क्यों चाहिए हमें नेवी, तो आप उस पर थोड़ा सा बताओ पहले। देखिए, नेवी जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो कोई देखता नहीं करती क्या है। क्योंकि आप आर्मी को देखते हैं, आम आदमी आर्मी को देखता है, आर्मी के ट्रक्स दिखते हैं, आर्मी की कॉन्वॉयज दिखती हैं, आर्मी की यूनिट्स दिखती हैं, आर्मी के लोग दिखते हैं। सिमिलरली एयरफोर्स के आपको जेट्स दिखते हैं उड़ते हुए, पता लगता है कि भाई एयरफोर्स कुछ कर रही है, नेवी आर्मी कुछ कर रही है। नेवी तो एक बार जहाज़ चला गया, एक बार शिप सेल कर गया, वो तो ओपन ओशन में जाता है, किसी को नहीं पता क्या करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नेवी करती क्या है, नेवी ज़रूरी क्यों है। अब आप इंडिया को देखिए, जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने से पहले से एक सरदार पानिकर थे। सरदार पानिकर वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट historians, academicians, diplomats in the era of 1920 to 1950, 1960. Now, Sardar Panikar said many years ago that we had invaders. I won't quote him, but broadly what he conveyed was we have had invaders coming into India from the mountains for many, many years. Central Asia से आए, मुस्लिम रूलर्स आए, वो आए, उन्होंने इंडिया में अपने एम्पायर्स एस्टैब्लिश किए, मुगल्स आए, सब आए, वो सब इंडिया में आके इंडिया में एसिमिलेट हो गए। ओनली द पीपल हु केम फ्रॉम द सी, विच वाज द यूरोपियंस, दे केम एज अ कॉन्करिंग फोर्स, दे मेड यू अ कॉलोनी। सो व्हाट ही सेड वाज दैट इंडिया हैड नेवर लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस एवर till she lost control of the sea.
And this is a very, very powerful statement. Correct. We became a subservient nation, a colony, only after people came from the sea. Everyone who came over the mountains became a part of India. Mughals made it their home. Qutbuddin, all these people made it their home. But these people did, the Europeans did not. तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि सी इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर की, 7,516 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज. हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा 2.03 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है. 2.03 मिलियन 2.03 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है आपके देश के लैंड बॉर्डर से 200 मील आउट एट सी तक. तो ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है कि आपकी टेरिटरी नहीं है ये. और लोगों के जहाज भी आ जा सकते हैं, पर उसके ऊपर जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर आपका हक है. अच्छा. कोई और आके आपके ईजेड में इकोनॉमिक कुछ नहीं कर सकता है. तो दिस इज योर एक्सक्लूसिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जो हमारी कोस्ट लाइन है उससे 200. तो अगर आप देखें कोस्ट लाइन हमारी ऐसे है, करेक्ट, तो हमारी ईजेड ऐसे है, मतलब 200 मील आप हर साइड पे ले लीजिए तो वो हमारी ईजेड है. ओके ओके. और क्यों बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं एक तरफ और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इन तरफ. उनके 200 माइल्स भी हमारा ईजेड है. तो इसलिए हमारा ईजेड 2.03 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है. यूनाइटेड नेशंस में कुछ साल पहले ये डिस्कशन हुआ कि इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा ईजेड को. तो एक मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें हमने भी अपना क्लेम डाला. अगर वो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया, बेस लाइन्स का मॉडिफिकेशन है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो हमारा ईजेड हो जाएगा 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो ऑलमोस्ट 35% गेन हो जाएगा. हाँ. और आपको अंदाजा ये लगाई कि हमारा टोटल लैंड एरिया 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. तो हमारा ईजेड जो है वो अकेला ही हमारे पूरी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे पूरे लैंड एरिया के बराबर हमारा एक ईजेड होगा खाली. एज वी आर एडवांसिंग, एज द वर्ल्ड इज गोइंग फर्दर एंड फर्दर, लैंड रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग वेरी रैपिडली. अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं. मोर एंड मोर पीपल आर लुकिंग टू द सी. सी के रिसोर्सेज से हमने अपनी ये दुनिया चलानी है आगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द सी. दैट इज व्हाई दिस ईजेड बिकम्स सो इम्पोर्टेंट. With every country looking to the sea, EEZ is going to be the next area of contestation between countries. You have your EEZ, somebody else will say, तो इसमें मेरा भी हिस्सा है, उसमें मेरा भी हिस्सा है. तो firstly, you have to protect your EEZ. So Navy is very important for that, because your future of your country depends on how well you are able to use your EEZ or exploit your EEZ resources underwater to run your economy. So it's very important for India's economy, future economy. That is one part of it. 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड, 90% सी से आता है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. हाँ, 90% हमारा ट्रेड वहां से आता है. 80% हमारा तेल बाहर से आता है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम अब्रॉड ओवर द सी. एनी डेंजर और थ्रेट टू द ट्रेड और एनर्जी ऑफ इंडिया विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइव्स. इमेजिन कल को अगर हमारे 10 टैंकर नहीं आए, आपको पेट्रोल कम हो जाएगा. एक बार हुआ था जब ईरान इराक वॉर हुई थी, फिर रिमेंबर 90s में, तो पेट्रोल वॉज राशन, डीजल वॉज राशन. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस? ओनली नेवी कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस. दैट इज वाई नेवीज आर सो इम्पॉर्टेंट. मतलब इंटरनली आपकी कंट्री चलती रहेगी, बट आपकी पूरी डिपेंडेंस आपकी कंट्री की इकोनॉमी की, आपका इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड उससे इंपॉर्टेंट है. Because now we are living in a globalized world. No country can survive by itself living in a little cocoon and saying, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को बाहर से बात करने की जरूरत नहीं, किसी से कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे सारी दुनिया के साथ, आप आगे बढ़ नहीं सकते. बिल्कुल. अभी हमारी करीब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. जब ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, जो हम कई साल से कह रहे हैं कि एक आध साल में 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 2032 तक 10 ट्रिलियन हो जाएगी, 2047 तक विकसित भारत में 30 ट्रिलियन की हो जाएगी. आप सोचिए ये ट्रेड का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ेगी हमारी. करेक्ट. उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें, आप मैप देखिए इंडिया का, एशिया का लैंड मास ऐसे आता है, और इंडियन ओशन में बस एक कंट्री है जो ऐसे नीचे, जिसका एक ट्रायंगल बनता है नीचे, वो है इंडिया. आप इस मैप को उल्टा कीजिए, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? ये लैंड है, एक कंट्री ऐसे, और पूरा ओशन है इसके चारों तरफ. जब तक आप उल्टा करके नहीं देखेंगे, आप मैग्नीट्यूड नहीं समझेंगे कि इंडिया की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में. ये हमारे लिए एक एसेट भी है और हमारी एक वल्नरेबिलिटी है. हमारी स्ट्रेंथ इसमें यह है कि जितना ट्रेड इंडियन ओशन से पास होता है, वो सब हमारे बॉर्डर्स के पास से जाता है, क्योंकि सारी सी लेन्स वहाँ से निकलती हैं हमारे नीचे से, साउथ से. तो हम कंट्रोल कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट क्या ट्रेड जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है. वो एक हिस्सा है. वल्नरेबिलिटी ये है
कि हमारा जितना ट्रेड है हमको अपनी वेस्ट साइड से भी देखना है और ईस्ट की साइड से भी देखना है, दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट है। 40-45% यहाँ से आता है, 50% पश्चिम ओर से आता है। पर क्योंकि इतना ओशन है, इतना ओशन उस ट्रेड को कवर करना है विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी थ्रेट। दैट इज व्हाई अगेन नेवी बिकम सो इम्पोर्टेंट। अब हमारी थ्रेट्स क्या हैं सी में? हमारा फोकस हमेशा रहा है अभी तक पाकिस्तान और चाइना पे, अभी भी है। उसको हम सोचते हैं क्योंकि इन दो कंट्रीज ने हमको हमेशा तंग किया है बॉर्डर्स पे। मैरिटाइम डायमेंशन जो है वो अभी तक निगलेक्ट हुआ था, क्योंकि चाइना के पास अभी तक नेवल कैपेसिटी नहीं थी इंडियन ओशन में आने की। पिछले 30 साल में चाइना ने अपनी छोटी सी ब्राउन वाटर नेवी से आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है वो। द चाइनीज नेवी हैज 350 नेवल शिप्स, which is even more than the US Navy has as of today. What do we have? I'll come to that. अच्छा. So I'm just telling you the size. And every year China is introducing 20 to 25 new ships, which and as I've said that by 2030 we will have a 450 ship navy with 6 aircraft carriers. 6 चाहे ना भी हों, 4 या 5 aircraft carriers होंगे। एक बार उनके पास इतनी शिप्स आ गई तो वो इंडियन ओशन में उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। चाइना के लिए इंडियन ओशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप चाइना की मैरीटाइम ज्योग्राफी देखें तो चाइना जहां है, पहली बात तो एक कोने में है पैसिफिक के, वो हाँ, इंडियन ओशन के कंपैरिजन से लिया जाए तो एक कोने में ही है। और वहां पे इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, रीफ्स हैं, ये है वो है, कि मैरीटाइम पावर प्रोजेक्ट करने के लिए चाइना के पास वहां इतनी जगह नहीं है। उनको अगर अपनी मैरीटाइम पावर प्रोजेक्ट करनी है तो उनको इंडियन ओशन में आना है, क्योंकि इंडियन ओशन की 2 खासियत हैं। एक, ये ही एक ओशन है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो जितना ट्रेड अटलांटिक से पैसिफिक आता है, पैसिफिक से अटलांटिक जाता है, प्लस जो इंडियन ओशन का अपना ट्रेड है वो सब इंडियन ओशन से जाता है। एवरी ईयर मोर देन 1 लाख शिप्स क्रॉस द इंडियन ओशन। 1 लाख। चाइना का 50% ऑयल इंडियन ओशन से जाता है, उनका 40% ट्रेड इंडियन ओशन से जाता है। तो वो हमें उसका पैसा देते हैं? पैसा कोई किसी को नहीं देता है। इट्स ओपन ओशन। देखिए ओशंस है ना, दे आर फ्री फॉर एवरीबॉडी। अच्छा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हाई सीज। मतलब जो आप इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे थे, बस उतना ही है, उसमें कुछ नहीं है। दैट्स व्हाट सेड इकोनॉमिक जोन में इट इज नॉट योर वाटर्स, यू ओनली हैव इकोनॉमिक राइट्स ओवर इट। व्हाट योर वाटर्स आर, व्हाट इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स, वो खाली 12 माइल्स तक के होते हैं। उसमें भी नोबडी पेज एनीबॉडी फॉर ट्रेड। मतलब चाइना की शिप्स हमारे इकोनॉमिक जोन से जा रही हैं तो फी कुछ नहीं दे रहे वो? नहीं, पे कोई किसी को नहीं करता है। अच्छा अच्छा। बट यू कैन कंट्रोल देम ना। अगर आपको कल चाइना के साथ कुछ इशू हो गया और आप उनके ट्रेड को चोक करना चाहते हैं तो आपके नीचे से जा रही हैं। हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर आप देखें इंडिया का मैप, तो निकोबार का जो सदर्न मोस्ट टिप है वो बिल्कुल मलक्का स्टेट्स के ऊपर बैठा हुआ है। और ये जितना ट्रेड आता है चाइना का या जिस भी कंट्री का आता है जो इंडियन ओशन से या तो पैसिफिक में जाता है या पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आता है, वो इस पतले से मलक्का स्टेट से जाता है और इसको इंडिया कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम चाहें तो हम किसी का भी ट्रेड चोक कर सकते हैं। इसको चाइना अपनी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी समझता है और इसको अपना मलक्का डिलेमा कहता है। अच्छा। ये हमारा मलक्का डिलेमा है कि इंडिया के पास कैपेसिटी है हमारे ट्रेड को चोक करने की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना अपनी नेवी को इंडियन ओशन में रखना चाहता है अपनी शिपिंग की सेफ्टी के लिए। जो मर्चेंट शिप जाती हैं उसकी सेफ्टी के लिए वो एक बड़ी नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में रखना चाहता है। दूसरा, उसका जो ग्लोबल एम्बिशन है, शी जिनपिंग ने कई बार कहा है कि 2049 तक China will be a superpower. It will supersede the US as the world's only superpower. उसके लिए उसको नेवी चाहिए। उसकी पूरी फिलॉसफी ऑफ बिकमिंग सुपर पावर इज मैरीटाइम पावर, क्योंकि चाइना जोग्राफिकली मैंने कहा डिसएडवांटेज पोजीशन में है। चाइना अगर यहाँ पे है पैसिफिक में तो ये अटलांटिक को कैसे डोमिनेट करेगा? मैरीटाइम पावर से करेगा खाली। जैसे अमेरिका की फोर्सेस सब जगह हैं, वैसे चाइना भी चाहता है कि उसकी नेवी सब जगह डोमिनेट करे। पहली बात तो उसको इंडियन ओशन में आना है अपना पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, और इंडियन ओशन से ही उसको एक्सेस मिलता है अटलांटिक ओशन के लिए, रेड सी के थ्रू या सुएज कैनाल के थ्रू या केप ऑफ गुड होप के अराउंड। बट अगर उसको अटलांटिक ओशन को डोमिनेट करना है, और वो करना बहुत ज़रूरी है अगर वो सुपर पावर बनना चाहता है, क्योंकि यूरोप उधर है, अमेरिका उधर है, सब उधर है, तो उसको इंडियन ओशन डोमिनेट करना है। इंडिया हमेशा से इंडियन ओशन का नंबर 1 पावर रहा है। इंडिया को ये इंश्योर करना है कि चाइना की जो भी ग्लोबल एम्बिशंस हो, इंडिया की पोजीशन किसी तरीके से थ्रेटन नहीं होनी चाहिए चाइना की प्रेजेंस। हम किसी को रोक नहीं सकते आने से, वो चाहे 1 शिप लाए चाहे 100 शिप लाए, हम रोक नहीं सकते। मैंने कहा ओपन ओशंस हैं, हाई सीज हैं, आप 200 शिप ला के खड़ा कर दीजिए यहाँ पे, कोई किसी को नहीं कह सकता कि आपकी 200 शिप यहाँ क्या कर रही हैं। अच्छा, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट, बट यू हैव टू इंश्योर दैट दोज 200 शिप्स कैन डू नो हार्म टू योर इंटरेस्ट्स।
So you have to build up a navy which should be of deterrent enough for that navy कि वो नेवी आपके साथ ऐसा कुछ ना करे जिससे उसको इतना नुकसान होए कि वो पंगा ही ना ले आपके साथ. That is basically the reason for a navy. Now that is why I come to the size of the navy. It is not ship versus ship or submarine versus submarine. It is आपकी नेवल कैपेबिलिटी क्या है ओवरऑल आपकी एनिमी को रोकने के लिए या हराने के लिए या जो भी है. तो अगर चाइना के पास 450 शिप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया के पास भी 450 शिप होनी चाहिए. इंडिया के पास 150 शिप के साथ भी अगर आपके पास करेक्ट कैपेबिलिटी है, मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी है, जो इंडियन नेवी की फंडामेंटल अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी है, तो आप चाइना की या किसी भी नेवी को इंडियन ओशन में रोक सकते हैं. यू कैन मेंटेन अ फेवरेबल पोजीशन इन द इंडियन ओशन बाय डिफाइनिंग योर स्ट्रैटेजी, using the advantage of choke points, using the advantage of your location, using your geographic advantages. You can ensure that you are able to retain a favorable position in the Indian Ocean at all times. And that has to be our endeavor. We are not interested in going and taking over South China Sea. We are not interested in going and taking over the Atlantic Ocean. We are just interested that our maritime interests across the globe, not only in Indian Ocean, across the globe, हमारा तेल साखलिन से आता है, हमारा तेल साउथ अमेरिका से आता है, कहीं हमारे जो मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए. दैट इज द नेवीज फंडामेंटल दिस थिंग. हमारा डायस्पोरा है सऊदी अरेबिया, गल्फ में कितना हमारा डायस्पोरा है, हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस वहाँ से आता है, उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ये सब नेवी का मैरिटाइम इंटरेस्ट है. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट इज, अगर आपको इंडियन ओशन को में आपको फेवरेबल मैरिटाइम पोजिशन रखनी है, आप अकेले ये नहीं कर सकते, आपको अपने नेबर्स को अपने साथ रखना है. इसीलिए, और अनलाइक लैंड बॉर्डर्स जहाँ एक लाइन से बॉर्डर डिवाइड हो जाता है तो दो कंट्रियों के बीच में डिवाइड हो जाता है, एयर स्पेस डिवाइड हो जाती है कि ये मेरी एयर स्पेस है, आपकी एयर स्पेस. ओशंस में जैसे मैंने कहा ओपन हाई सीज हैं, तो देयर इज नो सच थिंग एज अ मैरिटाइम बॉर्डर, देयर आर मैरिटाइम फ्रंटियर्स. तो इंडिया का मॉरिशस भी नेबर है, इंडिया का सेशल्स भी नेबर है, इंडिया का मालदीव्स भी नेबर है, श्रीलंका भी. एनी कंट्री विच हैज़ अ मैरिटाइम कनेक्टिविटी आर मैरिटाइम नेबर्स. तो हमको ये देखना है कि हमारे जितने मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं, हमारी जो एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसमें कोई और नेवी आके हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सके. इसलिए हमको देखना है कि हमारे पास हमारे जो मैरिटाइम स्ट्रेटेजिक नेबर्स हैं, मॉरिशस है, मालदीव्स है, सेशल्स है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, ये जितनी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, बे ऑफ बंगाल में, इनके ऊपर और कोई आके हावी नहीं होना चाहिए. इनके साथ हमारे ऐसे रिलेशन होने चाहिए कि हम साथ सब मिलके इंडियन ओशन को एक सेफ जोन रखें. ये हमारा एम है इंटरेस्टिंग इंडियन नेवी का. मैं ना आई डोंट नो अगर समझ आया, मैं समझा रहा हूं. नहीं सर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बात सुन के आपकी. मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे, जैसे मैंने यूएस का देखा कि यूएस के इस टाइम पे ओवरऑल जो जीडीपी का स्पेंड है, डिफेंस की बात करूं अगर मैं, तो दे स्पेंड अराउंड 3.4% ऑन दी ऑन डिफेंस. इफ यू लुक एट चाइना, दे स्पेंड अराउंड 1.7%. चाइना का एक्चुअली 1.7% इज नॉट रियली 1.7%. They hide a lot of expenditures. They don't put pay, salaries, pensions. So they'll couch it under strategic development. But they're spending a lot more. They're spending. Their official अगर मैं figure की बात करूँ. Their defense budget is almost 280 billion. I think America is 600 some billion, I think, or something like that. Correct. America is around 830 billions. 830 billion, huh? China is around 220 billions. Yeah. Which is not the real figure. Huh? I'm sure. It's more. I'm sure. Russian Navy की अगर मैं बात करूँ, तो they spend around 4% on the budget. of the budget on the defense. 2 साल तो और स्पेंड कर रहे हैं बेचारे यूक्रेन के चक्कर में आके. यूके स्पेंड अराउंड 2%. इंडिया की अगर बात करूं, तो इंडिया का जो बजट है नेवी का, सिर्फ नेवी की अगर मैं बात कर रहा हूं, आप ऑब्वियसली उस पर क्लैरिफाई कर सकते हैं मुझे. 74 बिलियन इज द ओवरऑल बजट एंड नेवीज बजट इज अराउंड 9 बिलियन, विच इज रफली अराउंड 2.4% ऑफ द जीडीपी. टोटल बजट की मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस की. तो कंपेयर टू चाइना जो 200-250 बिलियन स्पेंड कर रहा है, हम अभी 74 बिलियन पे हैं. आपको लगता है कि हमारे को ये बजट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, क्या है उस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, एज अ डिफेंस पर्सन, हाँ, इफ यू आस्क मी माय ऑनेस्ट ओपिनियन, वी शुड हैव अ बजट ऑफ 3% ऑफ आवर जीडीपी शुड बी आवर बेसलाइन. इतना तो होना ही चाहिए. बट इंडिया इज नॉट अ रिच कंट्री. वी हैव गॉट सो मेनी सोशल इशूज, सो मेनी डेवलपमेंटल इशूज. सो इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट कि डिफेंस को ओवरऑल हमें डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट मिले. Education is important, healthcare is important. There are so many social issues. We have to develop as a nation. So we would like 3%, but we are quite happy with 2.4, 2.5% if we can get. We are quite happy with that. It meets our requirements. It meets some of our modernization plans also. The problem in the Indian defense budget is that because we have so many commitments,
particularly on our land borders, that the army takes away a major chunk of that budget. Rightly so. Because आप सोचिए, एक हमारा बॉर्डर 4000 किलोमीटर तो LAC है, उस तरफ LOC है, इसमें एक आर्मी को आप सपोर्ट कर रहे हैं विंटर में, समर में, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, एमिनिशन, न्यू इक्विपमेंट, आर्टिलरी, आर्मर, ह्यूज रिक्वायरमेंट. तो आर्मी टेक्स अवे द मेजर चंक ऑफ द बजट, वो तो होगा. नेवी ने कई साल पहले ये बोला था कि हमको आप डिफेंस बजट का 20% दे दीजिए, हम बहुत खुश हैं उसके साथ. अभी तक हम 20% पे पहुंचे नहीं है. अभी कितना है? अभी 18 के करीब है. अच्छा. तो बीच में काफ़ी कम हो गया था, 14-15 हो गया था. तो हमने बोला हमको 18-20 दीजिए. अभी हमको 18 के करीब मिल रहा है. We are quite happy. I would think the Navy should be quite satisfied with 18 because, 20 would be ideal, but 18 is okay. We are being able to meet our requirement of ships, submarines and all to a large extent. So I don't think we have a problem with the budget. और जितना बजट ओवरऑल बढ़ेगा, अगर हमको 18% मिलता रहेगा, हम भी बढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ. So that is not an issue. The second good thing in the naval budget is, so the Indian defense budget is divided into two parts. One is called capital and one is called revenue. Now capital is meant for new acquisitions, modernization, buying new equipment, developing new equipment is all capital, means major expenditures on new stuff. New ships खरीदनी है, submarines all लेनी that is है. capital. Yeah. Revenue is day to day, ration, pani, operations, ships deployments, salaries, pensions, all that comes from revenue of the budget. So ideal is to how to balance these two well, कि आपका ये भी चलता रहे ठीक ठाक और आपकी जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी ठीक ठाक होती रहे. नेवी ने अपना बजट बहुत स्मार्टली मैनेज किया है. छोटी सर्विस है, आसान है मैनेज करना. आर्मी इज टू ह्यूज. तो वी आर एबल टू कीप, आई थिंक, अबाउट अ 55-45, 60-40 रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, विच इज which is, I think, extremely good in terms of the percentage that we are maintaining. So I think the Navy is handling its budget very well. The Navy is being able to push its shipbuilding projects quite well, submarine building projects. Yes, everybody would like more money. Every military likes money because defense equipment is expensive. Correct. We have gaps. We would like to fill those up faster. But by and large, I think we are doing well. आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे अभी कि वी वुड आइडली वांट मॉडर्नाइजेशन टू हैपन, राइट? एंड एवरीबडी वांट्स दैट. इस टाइम पे सबसे मॉडर्नाइज्ड या एडवांस नेवी चाइना की है या यूएस की है? आपके हिसाब से कौन सी है? देखिए, यूएस इज वे अहेड ऑफ चाइना. अच्छा. चाइना may have the ships. They may have 350 ships. US has got some 269 ships. But जो टेक्निकल कैपेबिलिटी यूएस नेवी की है, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो एक डिफरेंट लीग में है. उसके बारे में बताओ ना कुछ. चाइना उनके आसपास कहीं नहीं है अभी. चाइना के पास नंबर्स हैं. तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं है उनके पास. डिस्ट्रॉयर्स उन्होंने बहुत बना लिए हैं और वो सब बनाया है. बट यूएस नेवी इज इन अ डिफरेंट लीग. यूएस नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है. 11. And they're all super aircraft carriers. They all displace 100,000 tons. 1 lakh ton aircraft carriers, nuclear powered. They all carry 50 to 60 aircraft, 70 aircraft on board. They have a crew of 4,000 to 5,000 people on board. Can you imagine a ship with 5,000 people on board? It's like a township. 5,000 people on board. A crew. हमारा मैक्सिमम कौन सा है उसके कंपैरिजन में? If you see so they are 1 lakh tons. Our aircraft carriers are 45,000 tons. China is also in the 45 to 50,000 tons. अब जो नया बन रहा है उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको फ्यूजियां कहते हैं, वो बोल रहे हैं 80,000 टन का होगा. Because वो चाह रहे हैं उसी लीग में जाने का, अमेरिका वाली लीग में जाने का. और हमारा 45,000 वाला हमारा 45, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. एक है विक्रमादित्य, वो 45,000 टन का है, और एक विक्रांत जो 2022 में कमीशन हुआ था, वो करीब 44,000 टन का है. हम चाहते थे, इंडियन नेवी ने हमेशा कहा है कि हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है. 3 इसलिए क्योंकि हमेशा एक आध कैरियर रिपेयर में हो सकता है, रीफिट में हो सकता है. तो किसी भी टाइम पे हमारे पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए, एक वेस्टर्न सी बोर्ड के लिए, एक ईस्टर्न सी बोर्ड के लिए. अभी तक हमारे पास कभी 3, वी हैव नेवर हैड 3. बट आर वी डेवलपिंग? वी आर होपिंग. द गवर्नमेंट, सो द नेवी हैड प्रोजेक्टेड कि वी वांट अ स्लाइटली लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ अबाउट 60,000 टन, 65,000 टन. उसको IAC-2 कहते हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 2. विक्रांत वाज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड वन. I understand that we may not get an aircraft carrier worth 60,000 tons, but the government is saying एक और विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर हम सैंक्शन कर देंगे आपका. तो अभी जब 4 नवंबर को जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एडमिरल त्रिपाठी जो हमारे चीफ हैं अभी, उन्होंने ये कहा है कि वो तो हो जाएगा, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा, बट इट विल प्रोबेबली बी सेम साइज एज विक्रांत. We will not, and we don't need 80,000 ton and 100,000 ton aircraft. मैं वही पूछ रहा था, पहली बात तो बनाना उनको इतना महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. न्यूक्लियर पावर हम अफोर्ड नहीं कर सकते. फिर उनको ऑपरेट करना भी उतना ही मुश्किल है. और आपको ये तो है नहीं कि आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के कोस्ट पे रखने हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया के कोस्ट पे रखना है. अमेरिकन तो ग्लोबल नेवी है.
बट व्हाई डू अमेरिकन्स नीड अ ग्लोबल नेवी? उनको ऐसी क्या Because जरूरत they are the पड़ती है? global superpower. Superpower. जस्ट टू प्रोजेक्ट पावर. Project power. How do you remain a superpower if you can't project power anywhere in the world at any given time? That is all. That is what being a superpower is all about. That is what China would like to be. But China is not in that league so far. तो यूएस ने अपने कैरियर्स को हर जगह पे रखा हुआ है. हर एक फ्लीट उनकी जो है, उनके जितनी 7-8 फ्लीट्स जो हैं, सब में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. अच्छा. तो 7 फ्लीट हवाई में है, वहाँ हमेशा 2 तो रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर. 6 फ्लीट बहरेन में है, वहाँ 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा होते हैं. फिर एक अफ्रीका कमांड है उनकी, वहाँ रखते हैं. सो एवरीवेयर दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स. और फायदा क्या और होता है? पावर उससे प्रोजेक्ट करते हैं वो. कल ताइवान पे चाइना कुछ करता है, 2 आर्मी नेवी यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँच जाते हैं. चाहे लेना देना कुछ ना हो. अब यूएस के एयरक्राफ्ट यूएस से तो फ्लाई करके पहुँच नहीं सकते वहाँ पे. करेक्ट. तो एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ फ्लोटिंग एयरबेस. दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर बिग नेवीज टू हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स. इंडिया में ये डिबेट होता रहता है, इंडिया को क्या करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ. एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत वल्नरेबल है, हवाई जहाज से भी, स्पेस से भी दिखता है, सबको मालूम है एयरक्राफ्ट कैरियर का है, मालूम है. पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो पावर लाता है, अ फ्लोटिंग एयरबेस विच कैन मूव 600 माइल्स इन अ डे. जहाँ आपको थोड़ा भी थ्रेट लगे, आप अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँचा सकते हैं और पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपना. एंड एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले सेल नहीं करता. इट हैज अ कैरियर बैटल ग्रुप अराउंड इट. तो इट इज लाइक अ स्मॉल नेवी मूविंग टुगेदर. So it brings power. Right. And if you want to be a big navy like India wants to be, if you want to be a powerful navy, then you have to be able to project power. Otherwise you say कि ठीक है, मेरा अरेबियन सी सेफ है, बे ऑफ बंगाल सेफ है, मुझे नहीं लेना देना कुछ बाकी इंडियन ओशन के साथ. फिर आप छोटी सी नेवी लेके अपने घूमते रहिए वहाँ पे, सेफ हैं आप. पर अगर आपको पावर प्रोजेक्ट करना है, अगर आपको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की टॉप टेबल पर बैठना है, तो ये खर्चा आपको करना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. देयर इज नो ऑप्शन. आपने तो इतना टाइम बिताया है शिप पे, नेवी पे, सब मरीन्स में, राइट? मैं आपसे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा. तो व्हेन यू वर इन द सबमरीन्स और इन द नेवी स्पेसिफिकली, शिप्स पे भी आपने बहुत टाइम बिताया होगा सबमरीन्स के अलावा? शिप्स पे थोड़ा कम, बिकॉज़ मेनली आई वाज अ सबमरीनर, बट आई कमांडेड अ शिप आल्सो. अच्छा. तो व्हेन यू वर कमांडिंग अ शिप, सबमरीन्स का बाद में पूछूंगा, अभी मैं शिप्स का पूछ रहा हूँ आपसे. तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ओशन में क्या लाइफ होती है लोगों की? शिप्स लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉरशिप. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शिप्स. राइट. मर्चेंट शिप जो होती हैं जिसमें ट्रेड जाता है, उसमें तो यू आर वेरी कंफर्टेबल. बड़े बड़े जहाज हैं, यू नो, खूब अच्छी अकोमोडेशन है. बेसिकली यू आर टेकिंग कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स ऑल. पैसेंजर लाइनर्स हैं जिनको हम देखते हैं, बड़े बड़े क्रूज लाइनर्स, दे आर जो गोवा मुंबई क्रूज चल रहे होते हैं. अल्टीमेट इन कंफर्ट, क्योंकि वो पैसेंजर्स के लिए होता है. दे हैव टू बी गिवन अ लग्जरी एक्सपीरियंस. राइट. Warships are meant to fight wars. So they are meant to have more weapons, they are meant to have sensors, they are meant to have capability. So human comfort is not the priority there. Human comfort is there, but not the priority. So ships, of course, depends on sizes again. Like you see a destroyer, you see the Delhi class destroyer जो हमारा है, कोलकाता class destroyer है. आपको guns, radars, missiles के अलावा और कुछ दिखेगा नहीं उसके ऊपर. They are packed with weaponry and sensors. डिस्ट्रॉयर वर्सेस कैरियर में क्या फर्क होता है? I'm sorry, मैं पूछ रहा हूँ इंटरप्ट करके आपको. So there are different types of ships. Aircraft carriers are the ones which carry aircraft. मतलब एयरक्राफ्ट पूरा डेक होता है उस पे एयरक्राफ्ट का. It's like an airfield. Airfield. Like an airfield. Which can carry up to, like our aircraft carriers can carry up to 35 aircraft of different shapes and sizes, helicopters, fighters, things like that. उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर्स होते हैं. डिस्ट्रॉयर्स आर मेंट टू बी फास्ट मूविंग शिप्स एट हाई स्पीड, पैक्ड विद लॉट ऑफ वेपनरी. फिर आते हैं फ्रिगेट्स. फ्रिगेट्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स. तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट वगैरह, ये अब थोड़ी ब्लर हो गई, क्योंकि हर एक शिप में अब हर एक कैपेबिलिटी दी जा रही है. ये पहले होता था वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में होता था कि डिस्ट्रॉयर का स्पेसिफिक रोल होता था, फ्रिगेट का स्पेसिफिक रोल होता था, कॉर्वेट का स्पेसिफिक रोल होता था. अब काफ़ी ये ब्लर हो गया. तो अब जो ये डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट की जो क्लासिफिकेशन है, ये मोर और लेस साइज से होती है, नॉट सो मच विद कैपेबिलिटी. बिकॉज आजकल की जो मॉडर्न फ्रिगेट्स हैं, दे आर एज गुड एज डिस्ट्रॉयर्स, बट दे आर स्मॉलर स्लाइटली इन साइज. तो इट इज़ नॉट अ क्लासिक डिविजन कि ये डिस्ट्रॉयर है तो ये खाली डिस्ट्रॉयर का ही काम कर सकती है, फ्रिगेट है तो खाली फ्रिगेट का कर सकती है. फ्रिगेट कैन डू व्हाट डिस्ट्रॉयर डज, डिस्ट्रॉयर कैन डू व्हाट कॉर्वेट डज, कॉर्वेट कैन डू व्हाट फ्रिगेट डज. देयर इज नो, इट्स ऑल वेरी इंटरचेंजेबल. Sometimes you have specialized ships, like you have an anti-aircraft frigate, or you have an anti-submarine warfare frigate. It will still have all equipment. It will have a gun also. It will have everything. But it will be mainly specialized to attack submarines. That means it will have more anti-submarine weapons. It will have better anti-submarine sensors. But now more and more we are seeing they are all multi-purpose ships which are being built. Not so much specific to a role. It's a capability that is being created. Okay. तो जब आप शिप पे थे, क्या लगता था आपको? ओशन में जब जाते थे तो क्या देखते थे आप नॉर्मली? Every day, what was your day like? I'm telling you, what's a day at sea like? A day at sea like is very busy. You exercising all the time. ऐसे नहीं है कि आप सी में बस जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह.
कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप जनरली व्हेन शिप सेल दे सेल विद द फ्लीट. अकेली शिप्स कम सेल करती हैं, वो जाती हैं कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह के लिए, बट जनरली द फ्लीट सेल्स. व्हेन द फ्लीट सेल्स, तो whole day there's some exercises happening. You're practicing your procedures, you're practicing your drills, you're practicing emergencies, you're practicing various combat scenarios. Because at sea, a situation can develop so fast, either with the enemy or otherwise कोई emergency, that आप उस टाइम सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूं, क्या इसको कैसे संभालूं मैं. उतनी देर में सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी. सो यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस विद योर क्रू कि व्हेन यू हैव टू टेक दैट एक्शन, इट इज इंस्टेंट, इट जस्ट कम्स टू यू, इट्स इंस्टिंक्टिव. यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट सेइंग अच्छा वो किताब दिखाओ उसमें क्या लिखा है यार, क्या प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना है, उसका टाइम नहीं है. वो इसलिए हम इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं कि जब एक्चुअल इमरजेंसी आती है या एक्चुअल कोई रिक्वायरमेंट आया, एक्चुअली कोई अटैक आया या कुछ आए, तो आपका रिएक्शन शुड बी इंस्टिंक्टिव कि मेरे को क्या करना है. So while you were sailing, you're continuously doing this. कुछ हुआ था ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, ऐसे तो पीस टाइम में you don't come across any dangerous enemy experiences, but yeah, sometimes होता है एक्सरसाइज में आप जाते हैं, हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए जहाँ थोड़ा डेंजर पैदा हो जाए, उसमें योर रिएक्शन टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हियर ऑफ शिप्स में एक्सीडेंट्स होते हैं सी में, लाइक पीपल से कैसे हो गया एक्सीडेंट, अरे नेवी तो हम वो कहते हैं अगर आप सी में नहीं जाएंगे तो एक्सीडेंट कभी होंगे ही नहीं. अगर आप सी में जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजन मैल फंक्शन हो सकता है. इट्स आफ्टर ऑल है तो मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है. Correct. आपकी फ्लडिंग हो सकती है, आपके यहाँ फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शिप्स के बीच में कोलिजन हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सी में आप बड़े हाई स्पीड मनूवर्स कर रहे हैं, छोटी सी गलती हो गई किसी से, हो सकता है कोलिजन भी हो जाए. वो सब होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. होना नहीं चाहिए, कोशिश सबकी रहती है कि ना होए, पर हो जाए तो हो सकता है. सो इट इज़ नॉट दैट नेवी इज़ नॉट प्रोफेशनल इसलिए हो रहा है. एक इंसिडेंट अगर 3 साल में एक इंसिडेंट हो जाए तो हो सकता है. रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज के रोज. सही बात है. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नेवी इंडियन नेवी की एक स्ट्रेंथ है हमारी ट्रेनिंग. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ट्रेनिंग. आवर ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन एनी मिलिट्री. क्या डिफरेंस है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. क्या डिफरेंस है कंपेयर टू यूएस और? वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रेनिंग. We are constantly sending people for courses. We are refreshing their training. That is formal training in courses. On board the submarine or board a ship, you're constantly, exercising your crew. You're asking them questions. You're training your people to take the next job. It's a constant process. We pay a lot of attention to training in the Indian Navy, which is a strength area of the Indian Navy. And that is why when the time comes to deliver, they are able to deliver that much better. At every level, from the junior most sailor to the commanding officer, you are being trained. You cannot command a ship unless you pass a commanding officer's course. आपने 15 साल नेवी में काटे हैं, 16 साल नेवी में काटे, पर फिर भी आपको कोई सीओ नहीं बनाएगा जब तक आप वो कोर्स करके उसको पास नहीं करेंगे. अच्छा. जो सीओ के लिए जरूरी होता है. No matter how much experience you may have. So it is not that just because मैंने 15 साल कर लिए तो मेरे को कमांड मिल जाएगी शिप की. I have to prove that I am good enough to take over command of a ship. Or any job in the ship. I have to be good enough to take over that job. Only then I'll get it. Correct. It doesn't come by time or by अब तो इस साल में मेरे को ये जॉब मिल जाएगा, उस साल में 10 साल के बाद ये हो जाएगा, 11 साल के बाद ऐसे हो जाएगा. ऐसे नहीं. At every grade there's selection for promotion. You will not get promoted if you're not good enough. एक चीज़ ना मैं पढ़ रहा था काफ़ी, इनफैक्ट एक वेसल MV रिवान करके था, वो पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था. तो पायरेट्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, पायरेसी हमेशा से प्रॉब्लम रही है. जब से आदमी सी में गया, जब से शिप्स ने सेलिंग शुरू की है, पायरेट्स भी रहे हैं. इस एरिया में वेस्टर्न इंडियन ओशन में पायरेसी बढ़ी थी 2008 और 2013 के बीच में. सोमालियन पायरेसी बहुत बढ़ गई थी. और क्या थी ये पायरेसी? ये जरा जैसे लड़के थे 20-22 साल के, इनको एक कलाशनिकोव दे दी थी, छोटी सी बोट्स थी इनके पास, बस जाते थे अपनी बोट्स में, ये शिप्स बड़ी बड़ी मर्चेंट शिप्स को बोर्ड कर लेते थे और उनको हार्बर में ले जाते थे और रैंसम डिमांड करते थे. फिर तो ऐसे अगर आप सोचो तो एक छोटी सी कंट्री में थोड़े से लोग आपकी शिप्स को ले जाते थे. ठीक है, रैंसम दिया, दे दिया, कंपनी ने दे दिया, शिप निकल गई. बट इसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होने लगा, क्योंकि एक भी शिप अगर आपकी कहीं अटक जाए तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. आपको याद होगा कुछ साल पहले एक शिप है MV एवर गिवन, वो सुएज कैनाल में फंस गई थी. करेक्ट. इट रैन अग्राउंड एंड द सुएज कैनाल गोज लाइक दिस, इट हैड रन अग्राउंड लाइक दिस. पूरा सब ब्लॉक हो गया, इधर का ट्रैफिक बंद हो गया, उधर का ट्रैफिक बंद हो गया. 3 दिन जो सुएज कैनाल का ट्रैफिक बंद रहा, ग्लोबल इकोनॉमी को $30 बिलियन का लॉस हुआ. $30 बिलियन just because one ship got stuck in Suez Canal. This is the effect that
can happen on the global economy if your trade gets disrupted. And I come back to my initial point. That is why it is so important for navies to ensure that your country's trade can never be disrupted by anybody. Because it will have a huge effect on your economy. Even one ship getting stuck. अभी पायरेट्स का क्या सिचुएशन है? So अभी क्या हुआ, तो पायरेसी 2008 और 2013 के बीच में 20 से ज़्यादा नेवीज को 5 साल से ज़्यादा लगे इस पायरेसी को कंट्रोल करने में. ये जरा जैसे लड़के जो बंदूक लेके घूम रहे थे इनको कंट्रोल करने में. फिर पायरेसी डाइड डाउन. एक्चुअली पायरेसी क्या है? पायरेसी ये जो लड़के हैं ये इनको पकड़ने से कुछ नहीं होता. ये पकड़े जाएंगे और 5 आ जाएंगे. आपको अगर हिट करना है तो आपको फंडिंग हिट करनी है. कहाँ से फंडिंग हो रही है इनकी? और फंडिंग के तो क्राइम सिंडिकेट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज नॉट दैट कोई सोमाली पैसा डाल रहा था, पता नहीं कहाँ से क्राइम सिंडिकेट से. तो जब तक आप सेम विद टेररिज्म, जब तक टेरर फंडिंग बंद नहीं करेंगे या पायरेट्स की फंडिंग बंद नहीं करेंगे, ये लड़के तो कब आपको इन कंट्रीज में तो डाइम डजन मिल जाएंगे. उनको एक आप कलाशनिकोव दे दो, एक टोयोटा एसयूवी दे दो, वो तो शेर बन जाते हैं. है ना? उनके लिए तो इट्स वेरी, उनको तो ग्लैमर दिख रहा है बड़ा उसमें. और एनर्जी भी है ना, एज ऐसी है 20 साल वाली. कि भाई उन कंट्रीज में मेरे पास एक टोयोटा है, मेरे पास एक कलाशनिकोव है, और क्या चाहिए मुझे? करेक्ट. So that is not the threat. The threat is actually to control funding. So it took almost 5 years or 6 years for funding to be, for this piracy problem to be reduced. And it had almost reduced to quite a minimum. But anti-piracy patrols, navies ने continuously जारी रखी. After this also, ये नहीं कि बंद कर दी, because piracy is a major threat at sea. अभी जब ये इजराइल हमस की लड़ाई हुई है, तो हुती रेबल्स जो हैं, जो यमन में बैठे हैं, उन्होंने अपनी हमस के साथ सिंपैथी दिखाने के लिए बोला जो भी शिप्स इजराइल की तरफ जाएंगे हम उनको रेड सी में अटैक करेंगे. अच्छा. क्योंकि आप देखिए अगर नक्शा है, ये सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल में रेड सी से आती हैं और रेड सी से इंडियन ओशन में आती हैं शिप्स. ये यमन है, यहाँ पे हुती रेबल्स हैं, यहाँ पे आपका इजराइल वगैरह है. तो उन्होंने बोला जो भी शिप्स यहाँ से आएंगी इनको मैं अटैक कर दूंगा. पर जो शिप्स इजराइल के लिए या तो सामान ले जा रही हैं या जो भी है उनको, खैर वो उतना तो डिस्टिंक्शन करना मुश्किल था. बट प्रॉब्लम ये हुई कि एक बार उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो कई बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस ने अपनी शिप्स सुएज कैनाल से भेजनी बंद कर दी. और इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच हियर, दे स्टार्टेड गोइंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप. गोइंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप मीन्स यू एड 8,000 miles to your journey. You add 10 days to your journey. And everything, cost of everything goes up, whether it's a ship, whether it's cargo, and cargo gets delayed. This started having an effect on the global economy again. Major effect on the global economy. Suddenly exports became so much more expensive. Imports became so much more expensive. Insurance premium went up for the ships. Everything went up. So this had a major effect on the global economy. इस टाइम ये सोमाली पायरेट्स ने बोला ये अच्छा मौका है टू गेट बैक इनटू द गेम. तो अगर आप देखें अगेन व्हेन यू कम डाउन द रेड सी, तो यहाँ पे आता है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, और ये फिर इंडियन ओशन खुल जाता है यहाँ पे. तो ये बाब एल मंदेब में इन्होंने अपनी, और बाब एल मंदेब नैरो वाटर्स हैं जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स है, तो सारी शिप्स को एक नैरो पैसेज से जाना पड़ता है. तो वहाँ पायरेसी करना बहुत आसान है, क्योंकि ये नहीं कि कोई शिप यहाँ से आ रहा है, कोई शिप वहाँ से आ रहा है, सबको उधर आके एक वी कॉल इट ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कीम, ट्रैफिक सेपरेशन होता है और उसके थ्रू जाती हैं और फिर खुल जाता है ओशन. इन्होंने वहाँ पे अटैक करना शुरू किया पायरेट्स ने. इंडिया ने वो रेड सी वाली जो झगड़ा चल रहा था उसमें अब नहीं गए, इंडियन नेवी नहीं गई. उन्होंने बोला वो आपका प्रॉब्लम है, यूएस यूके वगैरह की नेवीज कर रही थी, हम पायरेसी कंट्रोल करते हैं. तो MV Rowan वाज अ शिप विच पायरेट्स हैड अटैक्ड एंड डैमेज्ड, जो इंडिया ने जाके बचाया. पायरेट्स को इविक्ट किया, पायरेट्स को अरेस्ट किया, हमारे कमांडोज लैंड किए उसके ऊपर, हमारा सब कुछ किया, उनको एप्रीहेंड किया. उनके इंजन खराब थे, इंजन रिपेयर कराए उस शिप्स के, हमारे लोगों ने जाके किए, और MV Rowan को बोला कि आपको बॉम्बे ले जाएंगे, वहाँ आपको सब ठीक ठाक करके फिर वहाँ से भेजेंगे. ये तो MV Rowan तो एक केस था. इन द स्पेस ऑफ अबाउट 15 days, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे द इंडियन नेवी वाज एस्कॉर्टिंग एटलीस्ट 2 or 3 ships from there, which were under threat of pirates and catching the pirates. Till after about 20 days the pirates decided that this is not working out and they sort of withdrew. Indian Navy got a lot of global praise for this action. I remember. Almost at one time, almost 10 Indian naval ships were deployed over there just to prevent piracy from happening. So Indian Navy has established, and this is something that is very important to understand. Today, in the Indian Navy is considered what we call a preferred security partner in the region. जिस भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इंडियन नेवी को बोलते हैं कि आके हमारी मदद कीजिए. In the Indian Ocean region, Indo-Pacific. And we are also famous now, or very well known as the first responder in any crisis. Any crisis happening, whether it is
a security threat like piracy, or it is say a extreme weather event like a hurricane or a cyclone, Indian Navy is the first to reach on the scene. और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियन नेवी का जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न है, किसी भी टाइम पे कम से कम इंडियन नेवी की 12 से 15 वॉरशिप्स इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं पेट्रोल कर रही हैं, डिप्लॉयड ऑल ओवर. वी कॉल इट मल्टी मिशन डिप्लॉयमेंट. Okay. On various missions, they are deployed everywhere. So any crisis happening anywhere in this region, there is some Indian naval ship close by, which can be diverted to address that crisis till the others come there. So whatever might happen, चाहे साइक्लोन आए, चाहे पायरेसी का इशू हो, या कोई शिप में आग लग जाए, मर्चेंट शिप में कुछ भी है, इंडियन नेवी का शिप more or less is always the first to arrive on the scene. So it is called, that's why we are trusted as the first responders. एक और चीज़ हुई थी 2004 में, आपको याद होगा, एक सुनामी आया था. करेक्ट. 26 दिसंबर को. तब तक आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं था सुनामी चीज़ क्या होती है. पहली बार हमने वर्ड सुना सुनामी. और उस 2-3 घंटे में पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में बहुत डैमेज हुआ, चेन्नई में बहुत डैमेज हुआ, श्रीलंका में डैमेज हुआ, इंडोनेशिया में डैमेज हुआ, इन कंट्रीज़ में बहुत डैमेज हुआ. सुनामी आया करीब, सुनामी की रिपोर्ट आई करीब, और संडे था 26 दिसंबर 2004 वॉज अ संडे, क्रिसमस के एक दिन बाद. इट वॉज अ हॉलीडे. 9:30 के करीब ये सुनामी की खबर आई कि ऐसा ऐसा हुआ है. उसी दिन 12:30 बजे तक 3 घंटे में 21 नेवल शिप्स इंडिया की, 15 हेलीकॉप्टर, मेडिकल टीम्स, इमरजेंसी राशंस लेके सेल कर गई थी इंडियन पोर्ट से. और चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, हमारे को इतना डैमेज हुआ था, और कोई नेवी होती बोलती भाई अपने कंट्री का देखते हैं. हम श्रीलंका पहुंचे, हम इंडोनेशिया पहुंचे, बाकी वर्ल्ड तो वहाँ 3 दिन के बाद पहुंची. फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इंडिया. Within 3 hours of a tsunami hitting India, 21 ships and how many helicopters and aircraft had already departed Indian ports, naval ships. तो ये जो हमारी रेपुटेशन हमने एस्टैब्लिश की उस टाइम, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि हर एक इंडियन नेवी का जहाज जो है, हर एक जब भी सी में जाता है, उसके पास वो एक, उसको हम ब्रिक कहते हैं, एक ब्रिक ले जाता है ऑफ रिलीफ मटीरियल. उसमें एसेंशियल मेडिसिन होंगी, पानी होगा, राशन होंगे, कि कहीं भी कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़े, इंडियन नेवल शिप जब वहाँ पहुँचती है तो उसके पास रिलीफ मटेरियल होता है, वहाँ रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने के लिए उन लोगों को, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सपोर्ट, in terms of fresh water, in terms of ration, in terms of anything that may be required for relief, beddings, blankets, things like that. So this is something that the Indian Navy has established very well. And Indian Navy has got global praise for this. But tsunami के टाइम पे नेवी को प्रॉब्लम नहीं होती हुई शिप सेल करने में? No, see, tsunami hit the shore. सी में थोड़ी किसी को पता लगा सुनामी आई है, क्योंकि वहां तो पूरी सी राइज हुई. राइट. वो तो जो सी राइज हुई और शोर को हिट किया तब वो वेव्स आए ना बड़े बड़े, जो डैमेज इज ऑल अशोर. सी में तो सी बीच में कोई इंपैक्ट नहीं होता, तो पूरी सी की सी राइज हो गई, तो सी तो वैसी रही. हाँ, थोड़ी चॉपी हुई होगी, मतलब इट मस्ट हैव बिकम रफ सी, बट ऐसा नहीं था कि इट वाज ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग शिप्स और डूइंग एनी डैमेजेस. गॉट इट. क्योंकि शोर पे इफेक्ट होता है, शोर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि वेव्स तो आके शोर को हिट की ना उसके. राइट राइट. एक और प्रॉब्लम रहती है जिसका नेवी ने काफ़ी कंट्रोल किया है, जिसके बारे में लोगों को समझना ज़रूरी है, विच इज़ द ड्रग्स प्रॉब्लम. हमने पायरेसी की तो बात की, बट ड्रग इज़ ऑल्सो अ बिगर प्रॉब्लम जो सी के रूट के थ्रू आता था. आई एम श्योर उस पर भी आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा. देखिए अभी क्या हुआ है, अभी सी टिल द 70s द नेचर ऑफ द मैरिटाइम थ्रेट वाज व्हाट वी कॉल ट्रेडिशनल, यू नो, country versus country, navy versus navy. That is the main threat that exists at sea. It is only in the last 20-25 years that what we call the non-traditional threat has arisen. Non-traditional threat is piracy, terrorism. USS Cole 2000 में एक बोट ने जाके रैम कर दिया था उसको, तब से शुरू हुआ मैरिटाइम टेररिज्म. गन रनिंग, इलीगल माइग्रेशन ऑफ पीपल, बोट पीपल जो बोट्स में जाते हैं. Narcotics is one of the biggest areas of attention. Unregulated fishing. You know, people are coming and fishing without reporting it and taking away lots of catch of fish, which is not good for the global economy. These few maritime threats which have come are now occupying a lot of naval attention. And you're right, narcotic smuggling has always been one of the areas between navies and coast guards to try and check this. और कोस्ट गार्ड तो रेगुलरली कैच करती रहती हैं बोट्स को, किसी में इतने टन ये निकला, किसी में इतना टन वो निकला. एंड नॉट ओनली हियर, Royal Navy does a continuous narcotics patrol in the Caribbean.
US Navy is deployed there in the South American waters. So this is a constant process. It has always been and it will continue for a long time. But these are things which are quite routine. तो इतनी इसकी publicity नहीं होती. एक आधा catch, बड़ा catch आता है तो publicity हो जाती है. But this is a routine activity. But you see that happening a lot. Oh yes, oh yes. And illegal fishing in your waters, in your EEZ. These trawlers come from China. Trawlers come from Taiwan and they come into your waters. They'll fish. तो आपका 200 माइल लिमिट है. Correct. वो आपसे 110 माइल अंदर आ जाएंगे आपके EEZ के, आप 15 माइल अंदर आ जाएंगे और वहाँ फिशिंग करना शुरू करेंगे. आपको जब पता लगा और आपने अपनी शिप्स भेजी, वो बस 20 मील बाहर जाके खड़े हो जाएंगे. दे आर आउटसाइड योर EEZ, यू कांट डू एनीथिंग नाउ. बट उनको वहाँ फिश नहीं मिलती है, बट जितना अंदर आके आपके ले जाएं उतना अच्छा ना उनको. बस थ्रेट करना है, किसी भी तरीके से पोक करना है. नहीं, पोक करनी बात नहीं. फिशिंग इज रिक्वायर्ड. फिश इज नाउ बिकमिंग, बिकॉज ऑफ इट्स कॉल्ड IUU फिशिंग, इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग. FAO जो UN का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एस्टिमेट से 20% ऑफ द ग्लोबल कैच इज IUU फिशिंग. इट इज कॉस्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी मोर देन $10 billion a year. और सबसे ज्यादा कौन कर रहा है ये? चाइना. इसमें भी चाइना आ गया. चाइना इज द वर्स्ट ऑफेंडर इन दिस रिगार्ड, वर्स्ट इन द ग्लोब. इलीगल फिशिंग. अब इंडिया में क्या होता है, हम भी कर रहे हैं. हमारे क्या हो रहा है, कभी आप सुनते होंगे श्रीलंका ने हमारे 5 फिशरमैन पकड़ लिए, पाकिस्तान में हमारे 6 फिशरमैन पकड़े गए पाकिस्तानी वाटर्स में, हमने उनके पकड़ लिए. वो बेचारे दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड IUU फिशिंग. वो तो फिश ढूंढते किसी और के पानी में चले गए, वाटर क्रॉस हो गया, उनको पता भी नहीं चला. अब यहाँ फिश नहीं मिला उनको, तो वहां चले गए, पकड़े गए. तो दैट इज नॉट द थ्रेट, इट इज दिस सॉर्ट ऑफ मैसिव attempted. So China today as a maritime power it has the largest navy in the world. It has the largest coast guard in the world. It has the largest merchant fleet in the world. It has the largest fishing fleet in the world. It has the largest shipbuilding capacity in the world. And 7 of the world's 10 busiest ports are in China. That is the sort of maritime footprint that China has now in the world. And here I want to make a differentiation between naval power and maritime power. Okay. Naval power means you have naval strength. India is a pretty big naval power. But maritime power is what I'm telling you. It's about the total maritime capacity of the country. Which includes Which fishing. not only includes things which go to sea. It includes your maritime industry. It includes many other things ashore also. Anything related to maritime in any way, even if it is food processing or fish processing or whatever, is considered part of your maritime economy. तो चाइना उस पे टॉप पे है. China is way ahead of everybody else. Even US. Even US. We are nowhere yet. We have a long, long way to go to become a maritime power. Like I told you, we have only 0.05% of the shipbuilding capacity of the world. We have only, I think now one port has come in the top 25 ports of the world now. But we are working towards it. In the last 10 years, a lot of initiative has been taken by the government to create some sort of maritime resurgence. एक सागरमाला प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ. उसमें अगर आप देखें, पता नहीं कितने 1000 crore के प्रोजेक्ट्स हैं ओवर 15 years which have to be completed. और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होती है उसकी कि कितने हो गए हैं, किस स्टेज पे क्या है. तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि उसमें चलिए 100% नहीं भी होगा उस डेट तक, बट इट विल बी सब्सटैंशियली गुड और हो जाएगा. सागरमाला से लिंक्ड है हमारा एक मैरिटाइम विजन 2030. उसमें शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, ये सब बढ़ाना है, वो सब उसमें लिस्टेड है. तो वाइल दीज टाइमलाइंस एंड दैट आर क्वाइट एम्बिशियस, वी मे नॉट बी एबल टू मीट द एग्जैक्ट टाइमलाइंस, बट सो लॉन्ग एज वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, 2 years later, 3 years behind schedule, we will reach there. Like you heard recently of India did not have any deep water port. India has been a maritime economy for 5,000 years. 5,000 years है हमारी maritime history. We didn't have a single deep water port. Deep water port. Deep water port मतलब जो बड़े-बड़े जहाज होते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं, they are that much deeper below water. उतने हमारे पास कहीं कोई पोर्ट नहीं था जिसमें पानी इतना डीप था कि वो जहाज सीधा इंडिया आ सके. तो क्या होता था, वो जाते थे कोलंबो या दुबई या सिंगापुर, वहाँ से अपना जो इंडिया का कार्गो था वो छोटे जहाज़ों पे अनलोड करते थे और वो छोटे जहाज फिर इंडिया लाते थे. दिस इज नोन एज ट्रांसशिपमेंट. सो कोलंबो, दुबई, सिंगापुर वर बिग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स. इंडिया डिड नॉट हैव अ सिंगल डीप वाटर पोर्ट. तो इमेजिन द कॉस्ट फॉर इंडियन ट्रेड. पहले वो वहाँ जाता है, वहाँ से अनलोड होता है, फिर आपके पास आता है, आप ही सबका पैसा दे रहे हैं ना. अभी इंडिया ने रिसेंटली विजिंजम पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे इनॉग्रेट किया है रिसेंटली. वो इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट है. अभी बन रहा है. इट इज अबाउट आई थिंक fairly complete. It is not yet working at full capacity, but it will reach there.
एक नया पोर्ट बन रहा है वाधवन, आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था, फाउंडेशन स्टोन ले किया था, वो बन रहा है। निकोबार आइलैंड में एक डीप वाटर पोर्ट बनाने जा रहे हैं ईस्ट पे। तो एक बार ये सब जो केपेबल, और ये सब चीज़ें हैं, देर आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव, दे वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, दे टेक टाइम टू बिल्ड। तो ये नहीं है कि आज बोला और कल बन गया, बट द फैक्ट कि ये बन रहे हैं मीन्स इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक टुवर्ड्स इंक्लूडिंग इट। जैसे मैंने कहा, अगर आपको 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना और 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, तो आपका ट्रेड और एनर्जी के लिए आपको वो कैपेसिटी चाहिए कि इतना ट्रेड जब आएगा तो कैसे लैंड करेंगे, आप कहाँ लैंड करेंगे उसको, आपके पोर्ट्स में तो जगह ही नहीं है अभी। बिल्कुल। तो वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो साथ साथ डेवलप होना है इसके, और वो हो रहा है अब। तो वो एक इनकरेजिंग चीज़ है। आपने काफ़ी ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ योर जॉब आपने रेस्क्यू मिशंस देखे, एक्सपीरियंस किए, खुद किए काफ़ी? हाँ, these kind of things, yeah. We've saved fishermen from, some fishing boats कोई that got स्टोरी, damaged and all that. कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी याद हो? कोई खास तो स्टोरी नहीं है, but हाँ, you find them, they're in deep trouble. हाँ, Sometimes they're sinking. You bring them on board. They're very grateful to you. हम जब मिडशिपमैन थे 1980 में, तब हम कोचिन में डिप्लॉय होते थे, हम जिस शिप्स पे थे, तो हमको खबर आती थी कि भाई ताइवानीज ट्रॉलर आ गए हैं, जाके उनको एप्रीहेंड करके आइए आप। तो हम सेल आउट करते थे, जाते थे। तो उनका क्या सिस्टम होता था उस ज़माने में, अब पता नहीं अब कैसे करते हैं। 10 ट्रॉलर होंगे और एक मदरशिप होगी उनकी बड़ी सी। मदरशिप आपकी EZ के बाहर रहती है, और वो मदरशिप में सब कैपेसिटी होती है। फिश आती है, फिश को प्रोसेस करना, सब कुछ करना, मदरशिप में वो कैपेसिटी होती है। तो जब तक हम पहुंचते थे, हम देखते थे 10 या 12 ट्रॉलर में 2-3 ट्रॉलर एक तरफ जा रहे हैं, 3 एक तरफ जा रहे हैं। दे यूज्ड टू डिस्पर्स एंड गो ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। So we would obviously catch the ones which are easiest to catch, nearest. उनमें हमको कभी फिश नहीं मिलती थी। वो 1-2 ट्रॉलर ऐसे डिकॉय रखते थे कि जब इंडियन नेवी की शिप्स आएंगे, जो हमारी एक्चुअल फिश वाले हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे EZ के पार, और जो पकड़े गए उनको आप हार्बर में पकड़ के ले जाइए, फिश तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। तो हम लाते थे, उनको कस्टम्स को हैंड ओवर करते थे, पुलिस को हैंड ओवर करते थे। कोई चार्जेस ही नहीं होते थे उनके अगेंस्ट, कुछ मिलता ही नहीं था उन जहाज़ों पे। तो थोड़े दिनों के बाद वो फिर पहुंच जाते थे सी में, और फिर हम जाते थे 2-3 महीने बाद, देखते थे अरे ये तो वही वाला ट्रॉलर फिर पकड़ लिया। So that used to be interesting. we were very young. I was 20 years. We were training. तो हमको बोला जाता था कि ये ट्रॉलर अब पकड़ लिया है, अच्छा you 2 midshipmen, you will take it back to Cochin. So we used to feel very great कि पूरा शिप हमारे we are now controlling a full ship because these trawlers are quite large. And navigate the trawler back to Cochin. So it used to be interesting. आप खुद बहुत जगह ट्रैवल किए होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर? Yeah, fair amount. Actually, कितनी कंट्रीज में गए हो आप? With my ships? हाँ, with ships or with submarines? Russia 3 times. अच्छा. Once towards Vladivostok, east side, twice to Riga, which is on the west in the Baltic Sea. And en route we visited Spain, Italy, Germany, this thing, exercise with navies. इधर तो काफ़ी गया, सिंगापुर, मलेशिया, इधर तो इंडियन नेवी करती रहती है एक्सरसाइज। जब हम यंग ऑफिसर्स थे तो फॉरेन ट्रिप्स वर नॉट सो फ्रीक्वेंट। नेवी यूज्ड टू ऑपरेट इन अ मच स्मॉलर एरिया ऑफ दिस थिंग। वी यूज्ड टू गो ऑन गुडविल क्रूजेस those days. It was called goodwill cruises, कि भाई इंडियन शिप जा रही है, डिप्लोमेटिक विजिट पे जा रही है। Now it has become part of our routine thing because now we look after the whole Indo-Pacific. Right. So we have tie-ups. Indian Navy has tie-ups with about 12 or 15, I don't know how many countries now, but many countries in the region and their ports. कि इंडियन पहले क्या होता था, it was a diplomatic visit. तो डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेज ली जाती थी, आपको इन्विटेशन आता था, all that. It was a big procedure. Now it is Indian Navy ship coming, it will come in, do whatever it has to do, fueling, whatever, and go from your port. You don't need all this extra additional work. So now they are not called goodwill visits. Now it's called an overseas deployment. Instead of deploying only Indian ports, now you're going to these places also. So now going abroad and visiting foreign ports has become very common. In our time, it was a rare thing if you went. जब हम midshipmen थे तो हमको बताया कि हमारी शिप मॉरिशस जा रही है। अच्छा। और मॉरिशस was just a name which we had heard of. We were very happy कि मॉरिशस जा रहे हैं, So that was nice. But sea sickness भी तो होती होगी? सी सिकनेस होती है। सी सिकनेस एक्चुअली आई डोंट थिंक ऐसा कोई आदमी जो बोले मेरे को कभी सी सिकनेस हुई नहीं है। क्योंकि जब आप कई दिनों के बाद जब सी में जाते हैं और सी अगर चौपी हो तो आपको थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट फील होता है। कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा होता है, कुछ लोग हैं जिनको कम होता है, कुछ लोग हैं जिनको 2-3 घंटे में आदत पड़ जाती है और ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो क्रॉनिकली सी सिक रहते हैं, वो जितने दिन सी में रहेंगे उतने दिन बीमार रहेंगे। जब सी चौपी होती, काम सी में कुछ नहीं होता, जब सी चौपी होती, क्योंकि शिप की मूवमेंट ऐसे होती रहती है ना पूरे टाइम, ऐसे थ्री एक्सिस में ऐसे शिप हिलती रहती है, तो पीपल फील इल। इट इज अ टेरेबल फीलिंग। सी सिकनेस फॉर दोज हु आर सी सिक, it is the most miserable feeling on earth to be seasick. It's horrible. तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता before you join? You can't test anyone for seasick. You can't test. And there are people who are seasick and still continue. It's not that they can't sail. They sail.
मैं अब शिप से सबमरीन पे आऊँगा, क्योंकि सबमरीन इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग. दैट इज वेयर आई स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हाँ, माय लाइफ. एग्जैक्टली. तो मुझे सबमरीन के बारे में समझना है आपसे कि शिप और सबमरीन में मेजर डिफरेंस क्या है, लोगों को अगर आपको समझाना हो तो क्या रहता है? शिप और सबमरीन दो बिल्कुल अलग चीज़ है. हाँ. कॉमनैलिटी यही है कि दोनों नेवी का हिस्सा हैं, दोनों आर्मामेंट फायर करते हैं और दोनों पानी में जाते हैं. उसके अलावा कोई कॉमनैलिटी नहीं है शिप में और सबमरीन में. सबमरीन इज अ होल डिफरेंट, लाइक वी कॉल इट डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट ऑल टुगेदर. सो यू आर अंडर द फर्स्टली यू आर अंडर वाटर ऑल द टाइम. कितना नीचे? वो डिपेंड करता है आप किस एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट. ऐसा नहीं है कोई फिक्स डेप्थ है नीचे. देखिए सी में क्या होता है, जो सी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आप पानी के नीचे जाते हैं. अच्छा, लेट मी कम टू द बेसिक्स. सबमरीन का बेसिक रोल क्या है? सबमरीन का रोल है एनिमी को अटैक करना. इसका मतलब एनिमी को नहीं पता होना चाहिए आप कहाँ, आपकी सबमरीन है कहाँ, आप कहाँ हैं. बिकॉज अगर उसको पता लगे आप कहाँ हैं तो वो आपके ऊपर इतने फोर्सेस लाके बिठा देगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे पानी के नीचे बैठ के. उसके हेलीकॉप्टर आपके ऊपर होंगे अपने सोनार के साथ, शिप्स होंगी, ये होगा, आपको ढूंढ रहे होंगे और आपको अटैक करेंगे. तो सबमरीन की सक्सेस की सीक्रेट ये है कि उनको ये ना पता लगे आप हैं कहाँ. दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी क्वाइट एंड यू हैव टू बी वेरी स्टेल्दी when you are in underwater. The only way of detection underwater is by sound. You don't see anything. It's only by sound. Only sound waves travel underwater. Unlike electromagnetic waves, which you see above the surface, sound waves are affected by every possible factor in the water. Temperature, salinity, pressure, and depth. All four factors affect the propagation of sound waves underwater. Sound wave कैसे जाएगी पानी के नीचे, वो इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है. जैसे हवा में तो ठीक है, अगर आज रेडार आपको 40 मील, आपकी रेडार की बीम 40 मील जा रही है, वो कल भी 40 मील जाएगी, परसों भी 40 मील जाएगी, अनलेस कोई आंधी तूफान आया या कुछ आया और फिर कम हो जाएगी थोड़ी. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. अंडर वाटर इट चेंजेस, कैन चेंज आवर बाय आवर, इट कैन चेंज डे बाय डे इन द सेम रीजन. तो यू हैव टू कीप असेसिंग कि क्या है. तो अगर आप एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर आप साउंड वेव ऐसे लीनियर है, जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा पानी का, वो नीचे बेंड होती जाएगी. अच्छा. रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा. और तो इसका मतलब यहाँ जाने की जगह वो यहाँ जा रही है, वेव, तो ये रेंज कम हो गई आपकी. तो अगर यहाँ पे कोई जहाज़ है जो आप सोच रहे हैं मैं पकड़ सकता हूँ क्योंकि मेरी वेव ऐसे जा रही है, वो आप नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपकी साउंड वेव तो ऐसे चली गई इंस्टेड. ठीक है. और ये टेम्परेचर का फैक्टर है, ये सैलिनिटी का फैक्टर है कि पानी में कितना सॉल्ट है वहाँ पे, और काफ़ी फर्क होता है. ऐसे नहीं है कि सॉल्ट क्वांटिटी एक जैसी रहती है पानी में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. यूनिफॉर्मिटी नहीं है. और प्रेशर का, जितनी डीप जाएंगे उतनी आपकी साउंड वेव बेंड करेगी. सिमिलरली अगर ऊपर का पानी ठंडा और नीचे का गर्म है तो उल्टी जाएगी साउंड वेव. फिर एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं लेयर. वहाँ ऐसा डिफरेंस होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है साउंड की. वो वेव उसके आगे नहीं जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी. एक बार इधर रिफ्लेक्ट होने लगी तो रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी और आपको इतनी ज़्यादा रेंज मिलेगी फिर. तो जो सबमरीन में या शिप में हम कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करते हैं कि उस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट डेप्थ, what is the sound velocity? Because on the basis of that, the submarine commanding officer will decide how is the sound wave traveling which is coming from the ship, and where should I then be so that he cannot detect me? Where should I hide myself? At what depth should I be so that the sound wave doesn't affect me? So we have to keep analyzing this all the time. Every 3 hours, 4 hours we recheck and recheck and recheck. 24 घंटे मॉनिटरिंग चलती है. 24 घंटे मॉनिटरिंग चलती है. So it's like 24 hours. Similarly for ships, वो भी चेक करते रहते हैं क्योंकि अगर उनको सबमरीन पकड़नी है उनको भी पता होना चाहिए, अच्छा ऐसी है तो ये सबमरीन यहाँ छुपी होगी. वो भी एंटिसिपेट कर रहा है कि सबमरीन कहाँ होगी. यू नो, सो इट वर्क्स बोथ वेज. तो वो भी सोनार के थ्रू करते हैं. सो इट्स लाइक अ कैट एंड माउस गेम. हाँ, इट्स ऑल डन थ्रू सोनार बिकॉज साउंड इज द ओनली थिंग. हम शिप कैसे, सबमरीन में शिप कैसे डिटेक्ट करते हैं? प्रोपेलर की आवाज से उसके. अच्छा. दिखता कुछ नहीं है पानी के नीचे, तो कुछ भी नहीं दिखता है आपको. यू आर इन स्टील सिलेंडर. राइट. देयर नो विंडोज, देयर नथिंग, इट्स डार्क आउटसाइड. वी डिटेक्ट बाय द साउंड ऑफ द प्रोपेलर. और वो जो प्रोपेलर की आवाज़ है उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये गैस टरबाइन है, ये स्टीम टरबाइन है, ये डीजल है, ये क्या, किस किस्म का प्रोपल्शन है. प्रोपेलर का रोटेशन हम गिन सकते हैं क्योंकि हमको खच 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 जैसे आवाज़ आएगी तो वी कैन काउंट. अच्छा, अगर इसका इतना आरपीएम है और ये गैस टरबाइन है तो ये वाला जहाज़ होगा दुश्मन का. अगर ये आरपीएम है और ये स्टीम टरबाइन है तो ये वाला जहाज़ होगा दुश्मन का, ये क्लास की जहाज़ होगी. तो आप ये तक डिटरमिन कर सकते हैं कि किस किस्म की शिप है जो आपके अगेंस्ट आ रही है, और आपको मालूम है उसके ऊपर क्या वेपन है और क्या उसकी कैपेबिलिटी है. सो टू दैट एक्सटेंट वी कैन गो डाउन टू ईच एंड एवरी पैरामीटर टू जज व्हाट इज द टारगेट जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द प्रोपेलर. पहले हम जब यंग ऑफिसर थे तो
इट वाज इट डिपेंडेड ऑन हाउ गुड द ऑपरेटर वाज, कितना वो उनके- डिटेक्ट उनकी कर सकता है sound और कितना वो capability क्या समझ है? सकता है और कितना वो काउंट कर सकता है. अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि आपको स्क्रीन पे ही वो टोनल्स वोनल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको उसी से पता लग जाता है कि क्या हो रहा है. इतना जरूरी नहीं है कि दैट ऑपरेटर हैज टू पिक इट अप, दैट लिटिल दिस थिंग. यहाँ पे मशीन लर्निंग और एआई का काफ़ी यूज़ हो सकता है. बहुत इसमें तो बहुत स्कोप है, क्योंकि इवन जब एआई और मशीन लर्निंग का नाम ही नहीं था, तभी भी हम ये करते थे कि भाई जब सी में जा रहे हैं तो जितने हम एचईज पिकअप करते थे शिप्स के, सब हम रिकॉर्ड करते हैं. करेक्ट. ठीक है. और फिर बाद में हार्बर में आके जब अपने सोनार ऑपरेटर्स को ट्रेन करते हैं तो सारी रिप्ले करते हैं उनको कि आप समझो ये कैसे बीट कर रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. अब तो एआई आपके लिए सब करके दे देगा. डेटा ट्रेनिंग में Predictive डालो आपको बता देगा कि ये तो ये वाला जहाज है. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. यू डोंट नीड दैट. Correct. टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज्ड अ लॉट ओवर द इयर्स. बट हमारे पास कितनी सबमरीन्स हैं अभी इंडिया में? So India, अच्छा अब मैं आप हाँ. these are all slightly, I'll just to make it easier for your people to understand. हाँ. There are basically 3 types of submarines in the world. One is called the SSBN. SSBN is a nuclear powered submarine which fires nuclear ballistic missiles, which is only there with the 5 big boys who are the 5 permanent members of UN Security Council: US, Russia, China, UK and France. India is only the 6th country in the world which now has its own SSBN. We have 2. आपने सुना होगा, अरिहंत का नाम सुना होगा और अरिघात का नाम सुना होगा. बिल्कुल. SSBNs are your strategic platforms. This is to counter a nuclear attack. It is not a war fighting platform कि लड़ाई में भेज रहे हैं आप इसको. ये डिप्लॉयमेंट पे रहती है. ये आपका डिटरेंट है. क्योंकि और वो भी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया की, वो ये कहती है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमारी, कि हम पहला अटैक इंडिया कभी नहीं करेगी किसी के ऊपर, न्यूक्लियर अटैक हम नहीं करेंगे. अगर आपने एक बार ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि आप पहला अटैक नहीं करेंगे, तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे कि दुश्मन आपके ऊपर पहला अटैक नहीं कर दे. अब तो उसको मालूम है ये तो मेरे ऊपर पहला अटैक करेगा नहीं, बिल्कुल. तो मैं इसके ऊपर पहला कर सकता हूँ. क्योंकि उसको इतना डर होना चाहिए कि जो मेरे ऊपर वापस अटैक आएगा मेरे अटैक करने से, वो इतना स्ट्रांग होगा, वो इतना स्ट्रांग होगा कि मेरी हिम्मत नहीं है इसके ऊपर अटैक करने की. So what, and that is called the second strike capability. So your second strike capability has to be so powerful and so invulnerable that the enemy is not able to either destroy it, or he's deterred by the fact that you have this capability. So India we have a land attack nuclear capability. Air also. We have an airborne nuclear attack capability. And the third type of capability is a sea-based capability. Now an enemy will know where your land facilities are. He will probably also know where your aircraft are based, which can carry nuclear, which are nuclear capable. Correct. Which he can destroy. If he launches a major nuclear attack, he can take out all your facilities. He can even attack your national command center in Delhi or wherever it is, where the decision making is going to happen. But if you have the third leg, we call it the nuclear triad, the land, air and sea vectors of the nuclear triad. If you have a capability at sea on a submarine, he doesn't know where the attack is going to come from. He cannot destroy your third capability. Because it's underwater. Because underwater, anywhere it could be. Correct. Anywhere in the world. These days, missiles. So, you must have read recently we fired a K4 missile. K4 missile has a range of 3,500 kilometers. So, the range you can take out any target within 3,500 kilometers of where your submarine is deployed. The other navies, bigger navies who have been operating these submarines for long, like the US, Russia, China, UK, France, उनकी मिसाइल्स की रेंज 8,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर तक. चाइना जो JL2 या JL3 जो बना रहा है अभी, बोलता है 12,000 किलोमीटर होगी उसकी रेंज, जो सबमरीन से फायर हो सकती है. 12,000 किलोमीटर के अंदर फ्रॉम देयर वाटर्स दे कैन टारगेट वॉशिंगटन. ओह शिट, इट्स वेरी स्कैरी. It's very scary. So that is the sort of threat that a nuclear SSBN brings to the table. Now we have got 2. It's a great technological feat in India to be able to build its own SSBN. And SSBN is considered more complex than any spacecraft. Even spacecraft. More complex to build than a spacecraft. And ये पूरा इंडिजिनस हमने डेवलप किया. तो ये टेक्नोलॉजी कोई किसी को देने वाला नहीं है. Right. ये आपको अपने आप करना, चाहे 10 साल लगें, चाहे 20 साल लगें, चाहे 40 साल लगें. तो ये कहना कि अरे हमको तो 25 साल लगे बनाने में, it is nothing unusual. आपने सब कुछ खुद किया है. That is the important thing. It will take that much time. Even navies like US and Russia and all who have been operating nuclear submarines for 60 years now, World War II के बाद उन्होंने शुरू कर दिया था, वो भी जब नई क्लास जब इंट्रोड्यूस करते हैं, नई सबमरीन के डिजाइन जब इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको भी 10, 12, 15 साल लगते हैं उसको मैच्योर होने में. Even after having this much experience. So much experience. आपने तो पहली बार बनाई,
तो आपको अगर 25 साल भी लग गए तो इट इज नॉट मच, वी टुक लेस. So Arihant was the first one, which was commissioned in 2016. Then Arigat has recently been commissioned. A third one, we saw some pictures in the media कि एक तीसरी भी तैयार हो रही है और एक चौथी बनेगी. तो आपकी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी है, ये तभी क्रेडिबल होगी अगर आपकी एक सबमरीन हमेशा पेट्रोल पे रह सकती है. अगर ऐसा बीच में गैप्स आ गए तो दुश्मन को भी मालूम है कि अभी इनकी कोई सबमरीन सी में नहीं है, तो वो तो फिर आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसको मालूम है कि अभी इस पीरियड में है ही नहीं. अगर आपको एक सबमरीन, एक SSBN पूरे टाइम पेट्रोल पे रखनी है तो आपको मिनिमम 4 चाहिए. एक आध रिपेयर रिफिट में होगी, मेंटेनेंस हो रही होगी, एक आ रही है पेट्रोल एरिया से. पेट्रोल एरिया कैन बी 100 माइल्स अवे, इट कैन बी 5000 माइल्स अवे. एक आ रही है पेट्रोल एरिया से, एक जा रही है पेट्रोल एरिया को, एक पेट्रोल पे है. तो मिनिमम आपको 4 चाहिए. कभी हो सकता है 2 रिफिट में हो क्योंकि उनकी मेंटेनेंस साइकिल ओवरलैप हो गई, तो 2 ही हैं आपके पास. तो आपको अगर मेंटेन करनी है फुल टाइम 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर, अगर आपको अपनी डिटरेंट कैपेबिलिटी मेंटेन करनी है, और वो करनी पड़ेगी अगर आपको क्रेडिबल रहना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 4 होनी चाहिए. इसलिए इंडिया का प्रोग्राम अभी 4 का है. उसके आगे और बनाएंगे. अगर आप इन 5 कंट्रीज़ को देखें जिनके पास है ये काबिलियत, तो US, रशिया और चाइना के पास तो 4 से ज़्यादा है, क्योंकि वो तो अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर गेम में खेलते हैं. वो डिटरेंस नहीं देख रहे, वो तो देख रहे हैं दूसरे को कैसे डोमिनेट करें. तो एग्रेशन प्रोजेक्ट उनका करते तो हैं. फर्क रोल है. पर अगर आप UK और फ्रांस को देखें, उन्होंने हमेशा पिछले 60 साल से 4 रखी हैं. और UK ने 1969 से लेके आज तक 55 इयर्स कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस मेंटेन करके रखी है. दैट मीन्स फॉर 55 इयर्स they have had one submarine on patrol, at least one submarine on patrol at all times. In the last 55 years. And so has Russia, so has US, and so has France. मतलब 24 घंटे एक सबमरीन चल रही है. 24 घंटे एक सबमरीन पेट्रोल पे रही है पिछले 55-60 साल से. That is credible second strike capability, which is what we are aiming to have. So moment we have 4, we will also be in that league of being able to maintain this. उस टाइम तक अभी 3500 किलोमीटर का मिसाइल हमने बना लिया है. इसका मतलब मिसाइल की जो बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो हमको आती है. अब रेंज बढ़ाना अलग बात है. तो वी मे नॉट इंडिया, अब व्हाट काइंड ऑफ रेंज यू वांट फॉर योर मिसाइल आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इज योर थ्रेट परसेप्शन. राइट. I mean, if my farthest threat is 5,000 miles, why should I make a missile which is going 12,000 miles? Washington तक क्यों पहुंचानी है? It costs so much more. Correct. So that is India's strategic requirement. I don't know what is the Indian plan. What is the final range? These are all very secret figures. But we are well on the way to achieve that capability. Is very encouraging. So ये तो था SSBN. आपने पूछा SSBN क्या जी. तो ये SSBN के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि SSBN is not a conventional war fighting platform. It is a strategic platform. It is only to be used for strategic deterrence in a way. अगर आप कोल्ड वॉर देखें, रशिया और US की जो कोल्ड वॉर हुई थी 45 साल चली वो. उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जब सबने सोचा कि न्यूक्लियर वेपन्स तो अब लॉन्च होंगे दोनों तरफ. क्यों नहीं? कोल्ड वॉर हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, कोल्ड वॉर क्यों कोल्ड रही 45 साल? क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास इतनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी थी उनके SSBNs की कि एक की हिम्मत नहीं हुई दूसरे के ऊपर अटैक करने की. कि दूसरे ने किया तो मेरा भी बुरा हाल होगा. आएगा वापस अटैक. राइट. तो SSBNs were the sole reason why the Cold War remained cold for 45 years. They came to the brink of nuclear war many times, but never launched that weapon. और बाकी दुनिया को लड़ाया एक दूसरे के साथ, वो अलग बात है. पर एक दूसरे के साथ नहीं लड़े. So, अभी भी देखिए, रशिया जब बोलता है, पुतिन बोलता है मैं तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा. हाँ, वो तो हमेशा ही बोलते हैं. पाकिस्तान बोलती है मैंने न्यूक्लियर वेपन शो विंडो में रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं. बट पाकिस्तान के बस की है कुछ करना, आपको लगता है? अब देखिए, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी तो है नहीं. हाँ. वो बोलते हैं हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है. टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मीन नॉर्मल वेपन्स के ऊपर वो टैक्टिकल एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा देंगे इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल वॉरहेड. ओके. तो पाकिस्तान की, जहां तक मेरा ख्याल है, उनकी टैक्टिक्स ये हैं कि अगर हम, पहली बात तो इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होगी, उनको कोई करने नहीं देगा. चीन वीन उनको करने नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद कहाँ जाके रुकेगा कोई कह नहीं सकता ना. एक बार पहला न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंट क्या एक्शन होंगे, कौन, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया तो चाइना कैसे. सो देयर इज नो एंड टू इट. सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल एवर बी अलाउड टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन, बट दे कीप मेकिंग देयर स्टेटमेंट्स. फाइन, दे आर एवरी राइट टू मेक इट. बट देयर कॉन्सेप्ट प्रोबेबली इज कि अगर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और एक लेट से मिलिट्री फॉर्मेशन को निकालेंगे या एक कैरियर बैटल ग्रुप को सी में निकालेंगे, सिविलियन डैमेज नहीं होगा ज़्यादा, तो हमारे ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक नहीं आएगा. कोई हमको, हमारे ऊपर UN रोक देगी किसी को हमारे ऊपर मेजर स्ट्राइक करने से. बट आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट.
I mean, why would India not hesitate to attack? Anyway, that's a different matter. I think this is a matter that is well beyond our pay grade to decide. But Pakistan की capability है when it comes to SSBN. No, nowhere near. They don't have submarines. They cannot even afford it. These are very expensive platforms. These are very, very expensive platforms. They cannot afford it. They are trying very hard. कल पेपर में आया कि चाइना के पाकिस्तान का कोई कॉमोडोर उबैदुल्ला है, उसने बोला हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाएगी 2028 तक. अच्छा. अरे हम 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास मुश्किल से बनी है अभी. वो 28 तक कहाँ से लाएंगे? वो चाइना को अप्रोच कर रहे हैं कि हमको भी दे दीजिए कैपेबिलिटी. अच्छा. वो क्यों देगा नहीं इतनी आसानी से. वो क्यों देगा पर? ये कैपेबिलिटी देने में लोग बहुत हिचकिचाएंगे. करेक्ट. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कुछ पता नहीं किसके हाथ में लग जाए. और पाकिस्तान तो बहुत ही वल्नरेबल है. टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पे, उनकी पॉलिटिक्स की बुरी हालत है, उनकी आर्मी की बुरी हालत है. तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इनके पास आने वाली है. और उसके बाद अगर आ भी गई तो ये अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं, उसको मेंटेन करना, यूज़ करना, सर्विसेबल रखना, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है. उनकी खुद की इकोनॉमी तो अभी चल नहीं रही है. तो ये तो थी SSBN. फिर आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ सबमरीन है SSN. SSN is nuclear powered but conventionally armed. No nuclear weapons on it. SSN is today the most effective offensive weapon in any Navy's arsenal. It is underwater. It is stealth. It is concealed. Nobody knows where it is. It can move at the same speed as the fastest ships. It can stay underwater endlessly because it is on nuclear power. There is no batteries. There's nothing which will get discharged. Nuclear power can keep it. Only endurance limit is human endurance on it. Nothing to do with the engines or this thing. मतलब जो उसका क्रू है उसकी कितनी endurance है उतना ही है. उतना ही है. Submarine can remain underwater for years on end otherwise. No maintenance needed. And the weaponry it carries is also very powerful. Tomahawk missiles and all. Land attack. मतलब आप 750 किलोमीटर रेंज, मतलब आप 500 किलोमीटर सी से आप लैंड में 250 किलोमीटर अंदर एक टारगेट को मार सकते हैं विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी. तो बिफोर योर आर्मी गोज इन, you can actually use your submarines to soften up the land targets. So it's a very powerful weapon. It is what is very important for any blue water navy to have. Again, this is only 5 navies have it. Same 5 which have the SSBN, that is Russia, UK, France, America and China. India is developing its own capability. हमने 2 लीज पे ली थी रशिया से, चक्रा, INS चक्रा थी, एक 88 to 91 हमने ली थी, और फिर 2012 से लेकर 2021 तक एक हमारे पास थी. बेसिकली दैट वाज नॉट सो मच फॉर फाइटिंग अ वॉर, वो था टू गिव आवर पीपल एक्सपीरियंस इन हाउ टू ऑपरेट न्यूक्लियर सबमरीन्स, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म. रिएक्टर, यू हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर इनसाइड अ सबमरीन, इमेजिन इट हैज टू बी सो फूल प्रूफ कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसका. तो उसके लिए यू ट्रेन पीपल सेपरेटली. तो आई थिंक इट वाज मोर फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस. उसी जो लोगों ने उस पर ट्रेन किया उन्होंने फिर SSBN मैन किए हमारे. अब हमारा SSN का प्रोग्राम क्लियर हुआ है. CCS ने 2 SSNs क्लियर किए हैं अभी बनने के लिए. SSN में भी हमको 12-15 साल लगेंगे बनने में. नेवल चीफ ने बोला है कि 2035-2036 तक हमारी SSN तैयार हो जानी चाहिए पहली. ऑप्टिमिस्टिक, बिटवीन 2035 एंड 2038 यस वी शुड हैव वन. 3-4 साल लगेंगे डिज़ाइन करने में, फिर 5-6 साल लगेंगे उसको बनने में. तो 10-11 साल में होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. चाइना इज ऑलरेडी गॉट 6. चाइना प्लान्स टू हैव 30 ऑफ देम. 30 बोल रहे हैं 2016 तक हमारे पास 16 होंगी कम से कम SSNs. दे आर वेरी पावरफुल. तो 100% अगर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आया तो 2-3 SSN भी साथ में आएंगी. एंड SSN इज सच अ पावरफुल प्लेटफॉर्म के विदाउट फायरिंग अ वेपन इट कैन पुट द अदर नेवी ऑन द डिफेंसिव के यू नो कि भैया दुश्मन की SSN कहीं तो है, कहाँ है मुझे मालूम नहीं, वही डिफेंसिव कर देगी आपकी नेवी को. तो अगर हमारे पास भी वही कैपेबिलिटी हो तो हम भी उसको उसी डिफेंसिव पर डाल सकते हैं. राइट. दैट इज व्हाई SSN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. I mean, if you ask me as a submariner, I think India should have got them yesterday. But anyway, it's a very positive start and it's a good thing. But 2 is not enough. Hopefully, 2 will be followed by more thereafter. These are also very expensive platforms. Estimated cost of a US SSN is in the region of $3 to $4 billion. One SSN. So, you know, these are things which are very expensive. So, India has to think many times. I mean, it's very easy for me to say, हमारे पास 6 होनी चाहिए. But जिसको डिसीजन लेना है, जिसको पैसे एलोकेट करने हैं, वो बोलता है, अच्छा 2 तो बना लो पहले, उसके बाद, you know. So, it's very easy to say that we should have this capability. That's what I'm saying. Can Pakistan afford a submarine worth $4 billion? It can't. Correct. So, to say, I will have this and I will have that is very nice. But you've got to be realistic also. So, yes, ideally, if you ask me, India should have 6. But 6 comes at a cost. Correct. When can we afford them? We will have them probably. तो इसके अलावा भी होता है SSN के अलावा? People who are अलावा? doing all the naval planning are also, you know, thinking on the same lines. Yeah. Sorry. एक SSBN हो गया, एक SSN हो गया. And then comes the third category, SSKs.
SS के K दीज आर द कन्वेंशनल सबमरीन, जिसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। ओके ये चलती हैं डीजल इलेक्ट्रिक, दे आर। जो प्रोपेलर तो इसमें क्या, प्रोपेलर तो सब में है। हाँ तो इसमें क्या होता है कि डीजल जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर बैटरी को चार्ज करता है। इलेक्ट्रिक बैटरीज की 2 बैंक्स होते हैं, बैटरी चार्ज होती है, बैटरी से पावर जाती है एक इलेक्ट्रिक मोटर को, और वो मोटर सबमरीन को चलाती है। सो द प्रोपल्शन इज बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर बिकॉज इट इज वेरी साइलेंट। राइट So diesel generator charges the batteries gives power to the motor propels. इसकी लिमिटेशन ये है कि जितनी आपकी मोटर चलेगी उतनी आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो और अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई फिर आपको डीजल जनरेटर चलाना है। डीजल जनरेटर चलाने के लिए आपको सरफेस पे आना है। सबमरीन सरफेस नहीं करती है, वो स्नॉर्कल मास्ट होता है, एक मास्ट आता है। Right. क्योंकि डीजल के लिए आपको फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश एयर आपको उस मास्ट से आती है। राइट So this is limitation कि भाई every 2 or 3 days or 3 or 4 days you have to expose your mast for 3 to 4 hours minimum. Which is a threat also. An enemy can pick up that mast. An enemy helicopter can pick up, an enemy aircraft can pick up, which is patrolling there. So this is a vulnerability that the diesel electric submarine has. New technologies have come in. One is called air independent propulsion. This is a technology by which different technologies are there, which is now being used by most modern SSKs, where this requirement is regenerated, the oxygen is regenerated inside the submarine only and given back to the diesel generator. So they have in this case, submarines can have an endurance of up to 15 days, 18 days, instead of 3 or 4 days. Every 15 days, 18 days, they need to come up. So almost 4 times capability to remain undetected. So this is a new technology which is coming. Many countries have it. India doesn't have it yet, but we are getting it in our next submarines. We are developing our own AIP system. It's called AIP, Air Independent Propulsion. Okay. So all these issues are being addressed slowly. But SSKs doesn't mean that they're worse than SSNs, because there are certain areas where only SSKs can operate because they're smaller. So shallow waters, let's say North Arabian Sea, Bay of Bengal, we need to operate SSKs there. SSNs are too big a platform and too expensive a platform to waste in those waters around. SSN should be going into open ocean deployment, Indian Ocean, where it can cover 300 miles in a day, 400 miles in a day. Here, where the region of operation is 200 miles by 200 miles, you don't need to have an SSN. You can have SSKs. SSKs are quieter. SSKs are smaller. So they can be in shallow waters. I mean, we have operated in up to 50 meters of water also. We have been able to dive and get and escape undetected. So SSKs have their own use. So there are very few. So most navies, firstly, 2 types of navies operate SSKs. One, which are small navies, which can't afford to have anything other than SSKs, but want to have submarines. Like Pakistan. Now Bangladesh has also got. You know, a submarine is a very aspirational capability for any navy. जो नेवी लगता है कि अब हम बड़ी नेवी हो गए तो अब हमारे पास सबमरीन होनी चाहिए. So like Bangladesh has always been wanting कि हमारे पास सबमरीन होनी चाहिए हमारी नेवी में. अब फिलीपींस बोल रहे हैं हमारे पास सबमरीन होनी चाहिए अपनी नेवी. अभी नहीं है उन पे. अभी नहीं है. बांग्लादेश के पास है, उनको चाइना ने 2 सबमरीन दी हैं. तो इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल कैपेबिलिटी. तो SSKs also various shapes, various sizes, various classes, various designs. There are smaller ones, there are bigger ones. Some can fire missiles, some can only fire torpedoes, etc., etc. So that depends what the Navy's requirement is. They go for that accordingly. So India has got India's submarine arm. The first submarine in India was commissioned in 1967, December 1967. INS Kalvari था उसका नाम. तब से हमारे पास सबमरीन रही हैं. 57 years हो गए हमको सबमरीन ऑपरेट करते हुए. As of today, we have 16 submarines, 16 SSKs. हमारे पास 7 रशियन किलो क्लास हैं जो 80s 90s में आई थी हमारे पास. 4 हमारी टाइप 209 है जर्मनी की. 2 जर्मनी से आई थी, 2 इंडिया में बनी थी. 1992 और 94 में कमीशन हुई थी. फर्स्ट सबमरीन टू बी बिल्ट इन इंडिया इन बॉम्बे बाय मैज़ागॉन डॉक्स. वो हैं 4. और 6 हमारे पास, 5 अभी नई वाली जो बनी है अभी स्कॉर्पियन क्लास जो MDL में बनी है, 5 कमीशन हो गई हैं. तो 7 और 4 11 और 5 16 है. और जो लास्ट है उसकी 6th वाली INS वाक्षीर, वो अगले महीने कमीशन हो जाएगी. तो हमारे पास फिर 17 सबमरीन हो जाएंगी. तो ये सबमरीन हमारे पास 17 हैं, तो नंबर तो बहुत इंप्रेसिव लगता है. पर इसमें 11 सबमरीन हमारी 30 साल से ज़्यादा पुरानी है. तो वो रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू हैं. तो हमारा एक प्रोजेक्ट है 75I, वो अभी डेवलप हो रहा है. उसकी डिस्कशंस चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ. उसके अंतर्गत भी 6 सबमरीन बनाई जाएंगी. अच्छा. तो बाय 2032-33 वी शुड हैव a fairly good force of 12 new submarines and 4 or 5 older submarines. But I think the Indian Navy would be good if we can maintain, that is my personal view, 16 to 18 submarines at any given time, 16 to 18 SSKs, 3-4 SSNs, and जो SSBN है वो तो strategic capability तो वो तो अलग है. That is not counted as a naval capability, that is a national capability. Correct. But कितना डेप्थ पे चली जाती है सबमरीन?
See, हमारी submarines की get depth तो classified है. That is अच्छा. something nobody. But by and large, all submarines can dive up to. By and large, submarines can dive up to 300, 400 meters range. That is the sort of thing. Because, like I said, it is not a function of depth. It is a function of the sound wave where the submarine decides. I can be more silent at 40 meters. Then maybe I can be at 100 meters depending on the sound wave that day. Right. I might get caught at 100 meters. I might not get caught when I'm at 40 meters depth. तो आपको वो डेप्थ और वो That is सब what you have to keep examining कि किस depth में मेरे को रहना चाहिए. Again, which mode am I in? Am I in a mode of operation where I have to hide from the enemy? Because I've been told not to attack right now. So my only job right now is the enemy should not pick me up. Or am I in an attack mode where my first priority is let me get the enemy? मुझे उनको ढूंढना है. हाँ. So that will decide again what depth I operate at, how I operate, what speed I do, how many hours I need to preserve my battery. ये कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर ये मेजर डिसीजंस होते हैं. ऐसा नहीं होना कि जब मैं अटैक के लिए जाना हूँ मेरी बैटरी बैठ जाए क्योंकि मैंने पहली सारी स्पीड अपनी निकाल ली है. सो यू टू बैलेंस ऑल दिस. व्हाट टाइम विल माय बैटरी चार्जिंग बी ड्यू? एनिमी की क्या लोकेशन होगी उस टाइम? पकड़ा तो नहीं मैं जाऊंगा उस टाइम जो मैं बैटरी चार्जिंग के लिए ऊपर आऊंगा. तो ऑल दिस हैज टू बी सॉर्ट ऑफ वर्कड आउट. बट तो पल पल का वो है पूरा, लिटरली सेकंड्स का काम है. इट इज सो यू टू रियली थिंक योर tactics, very carefully. Very carefully. And then इतना डेप्थ पे जब आप लोग ऑपरेट करते हो तो लाइफ कैसी होती है पर सबमरीन के अंदर? देखिए आप सोचिए, शिप की लाइफ तो अलग है. ये सोचिए आप एक स्टील का सिलेंडर है. उसकी लेंथ है 60 मीटर, मतलब कितना होता है 200 फीट. उसके अंदर 60 आदमी रहते हैं 60 दिन के लिए. आप सोच लीजिए कैसी लाइफ होगी ऑन बोर्ड. वी डोंट हैव इंडिविजुअल कैबिन का, तो एक कमांडिंग ऑफिसर के अलावा किसी का कैबिन नहीं होता. कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं. देयर इज नो इंटरनेट, देयर इज नो कम्युनिकेट. अ सबमरीन डज नॉट कम्युनिकेट विद एनीबॉडी. क्योंकि अगर आपने एक भी ट्रांसमिशन कर दिया सबमरीन से, आपको एनिमी पिकअप कर लेगी कहीं ना कहीं. यू आर एब्सोल्युटली साइलेंट. आप 60 दिन के लिए कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं. मैसेजेस, कोई मैसेज है आपको, मे बी यू हैव टू बी रीडिप्लॉयड समवेयर और समथिंग, यू कैन गेट मैसेज. बट फैमिली कम्युनिकेशन नहीं है. नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन. आउट ऑफ क्वेश्चन. नो मैटर व्हाट इमरजेंसी. नो मैटर व्हाट इमरजेंसी. और हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन कैसे होता है फिर? Shore-based stations are there. They can communicate with submarines. We have very low VLF कहते हैं उसको. अच्छा. Very low frequency signals can be transmitted underwater. That you do every day? Not every day. If there is a requirement to transmit something to a submarine. Otherwise, there is no communication. It's not that बातचीत हो रही है, ऐसे नहीं होता ships के साथ. And we don't transmit at all. We are totally silent. They only will transmit even if one they need. transmission means you will get caught. If the enemy is alert. कोई weird experience आपने देखा था? Like people say कि oceans are scary, and obviously oceans are scary. Actually, oceans need to be respected. If you show disrespect to you cannot disrespect nature. Nature is very furious. When it hits you very hard. I mean, sometimes when we are in choppy seas, and you see those huge waves which are going over you, right? You realize the power of the ocean. Correct. In choppy seas, sometimes when you are on surface, because there's a requirement to be on surface. When we are standing, हम ब्रिज पे खड़े होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, तो इतनी बॉडी हमारी एक्सपोज होती है ब्रिज के ऊपर खड़े हुए. जब वो वेव आती है, क्योंकि सी जब रफ होती है तो बोट इज गोइंग इनटू द वाटर, कमिंग आउट द वाटर, वो जो वेव आती है इस फोर्स से आती है, आपको पीछे फेंक देती है. यू हैव टू होल्ड समथिंग हार्ड कि पीछे ना फेंक जाऊं मैं उस वेव के फोर्स से. बट इट इज वेरी स्कैरी. द फेस लाइक दैट, या तो बहुत स्कैरी है ये तो. It is, but it's okay. I mean, ठीक है. We've done it. We've survived it. कितने आसानी से आप बोल रहे हो आपके सामने. कितनी आसानी से बात बोल रहे हो. quite tough. जैसे जब हम रशिया जा रहे थे 82 में. 82 में I was selected for I was a very young officer then. One submarine was going to Russia to Vladivostok. I was on board that submarine. South China Sea जब हमने क्रॉस किया, व्लादिवोस्टॉक की तरफ जा रहे थे, जब हांगकांग, जापान वगैरह आए, दिसंबर का मौसम था, जनवरी का महीना था. वाटर टेम्परेचर्स वर इन माइनस, बर्फ जम जाती थी, हमारे ऊपर पानी गिरता था और इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता था. और हम खुले में खड़े हैं वहाँ ब्रिज पे वॉच कर रहे हैं, वेव हमारे ऊपर आ रही है, ठंडे पानी की लगती थी मुंह पे आके, इन सब जीरो टेम्परेचर्स. जिस दिन हमने व्लादिवोस्टॉक हार्बर एंटर किया, उस दिन टेम्परेचर व्लादिवोस्टॉक के -36 था. -36? और हम ब्रिज पे खड़े थे सबमरीन के. ओहो. बट आप लोगों की लाइफ तो बहुत बहुत स्ट्रगलिंग है. खाना वाना क्या होता था नॉर्मली? खाना इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्टर. गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. देखिए, जब हम लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स के लिए जाते हैं तो खाने की काफ़ी दिक्कत होती है. आई मीन, इट्स नॉट क्वांटिटी की दिक्कत नहीं होती, क्वालिटी की दिक्कत होती है. क्योंकि सबमरीन्स आर स्मॉल प्लेटफॉर्म्स, मैक्सिमम स्पेस इज टेकन बाय मशीनरी. ह्यूमन कंफर्ट कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम इन द सबमरीन. तो वी कैन कैरी फ्रेश राशन फॉर अबाउट 8 days, 10 days, 12 days मे बी, वेजिटेबल्स, मीट, bread, eggs, things like that.
After that it finishes. You can't carry 60 days of ration for 60 people. So राशन के लिए और कुछ होगा ही नहीं सबमरीन पे. तो वो खत्म हो जाता है 10-12 दिन में. Then you are on things like tinned food. Tinned food doesn't mean fancy stuff जो आपको दुकानों में मिलता है, lunch and meat or sausages and all that. It's tinned tinda, tinned keema, tinned dal, tinned and submarine में there's no frying. Nothing can be fried. अच्छा. Because we don't ventilate. There's no ventilation. Right. तो अगर वो फ्राइंग की करेंगे तो वो सारी स्मेल सबमरीन में फैल जाएगी फ्राइंग की. तो there's no frying done. No chapatis are made. You eat only rice. You eat rice for lunch, you eat rice for dinner, day in and day out. Frozen rice बस जो होते हैं. Frozen नहीं होता. Rice तो we carry enough. वो तो fresh boil हो जाता है. But only boiled rice. White rice. So mainly you're eating rice, dal, and one tinned some tinda or something which is warmed up or something. So after some time you start losing your appetite also. You get fed up of this food. And then water is a shortage. So in our days when we served on the old submarines, newer submarines are much better. So there was no question of taking a bath. So if you were out at sea for 45 days, you didn't have a bath for 45 days. 45 days तक कुछ. Whole crew did not have a bath for 45 days. बस सुबह इतना पानी नहीं होता था कि आप थोड़े दिन के बाद तो even you have to brush your teeth with salt water. बस पीने का पानी होता था बस. बाकी बस everything was done with salt water. And salt water is the worst thing on earth. आप कभी आप सी में जाइए, बीच पे भी जाइए, थोड़ा सा पानी आ जाता है तो कितना खराब टेस्ट रहता है. सही बात है. यहाँ तो दांत उससे साफ करते हैं. 2 दिन तक लोग नहाते रहते हैं कि ये निकल जाए पानी. So now of course it's much better thing. Better equipment has come up. I think रोज तो अभी भी नहीं नहा सकते, but 4-5 दिन में तो लोग नहा ही लेते हैं. मैंने सुना कपड़े भी डिस्पोजेबल यूज होते हैं. Disposable. So we get disposable clothing. Every 3 days you get a t-shirt and a pair of shorts. Very comfortable. Cotton की होती हैं. Very comfortable. And after 3 days you get a new set. क्योंकि there's no chance of washing clothes or anything. Impossible. Correct. To wash clothes. तो पूरे कपड़े फेंक दो पुराने. फेंको. Yeah, set of disposables मिल जाता है. बट मैंने एक और बात सुनी है कि सबमरीनर्स इज अ वॉलंटरी फोर्स. Yes, that is correct. मतलब you have to volunteer to become a submarine. That's correct. We have all volunteered to become submarines. You cannot be forced to join submarines. So it's a totally voluntary arm. How is Marcos versus submarines? Submariner मतलब दोनों में क्या फर्क है? No, there's a lot of difference. There's no comparison because Marcos is a diver. He's fundamentally a diver. He's a deep sea diver. Okay. He can dive to whatever depth. But submariners are not required to be a diver. No. Submariners are submariners. It's two different branches of the Navy. Marcos is also voluntary, by the way. Nobody can be forced to become a Marcos. Right. But Marcos are really tough. They're the commandos of the Navy. That's why they're called marine commandos. So firstly, of course, they have to be very good swimmers because they have to be very good divers. They have to be cleared for diving up to a certain depth. It's called clearance diving. I think 30 meters, whatever the depth is. They have to first qualify that. Earlier, there used to be only a clearance diving branch in the Navy. There was no commando branch. But now that they become marine commandos, they also do whatever commando training like the army commandos do. So the marine commandos, the Marcos, are really, really, the toughest guys in the Navy, I think. All over the world. You see the SEALs in the US, Navy SEAL, the special boat section in the UK, the Marcos in the Indian Navy. They are all tough. And our guys are as good as anybody in the world. Whenever we send people to do a SEALs course in the US, they've always done brilliantly over there. तो Marcos की ट्रेनिंग में क्या होता है ऐसा? That is very idea tough. आपको? Very tough, very physical. It's all very physical training, to toughen you up to be a commando. Lots of running, climbing, mountains, swimming, endurance swimming, mud walking. इतनी मिट्टी में चलते हैं पानी के अंदर. You have to walk इतने किलोमीटर चल रहे हैं, packs लगा के. It's very tough. I mean, they're the toughest guys in the Navy. I have great respect for Marcos. They live like the army commando course, they have to catch snakes and they have to do all kinds of things. So So it's like surviving in the ocean. Yeah. No, they're not so much in the ocean. Ocean, they do the diving part. They are deployed everywhere. They're deployed in Pangong So Lake. There's a naval detachment in Pangong So. In Ladakh. कहीं भी उससे related कुछ भी हो. And the Air Force also, in Army also in a lot of the commando operations. Wherever there's anything riverine, where rivers are involved and things are involved, Marcos are deployed over there. In fact, क्या हुआ था जब ओबामा इंडिया आए थे, तो he specially requested that I only want Marcos as a part of my crew to ensure my safety. They're very tough. They're very good. I mean, so it's a very good branch, very dedicated and motivated guys. Even their officers are very tough. In fact, the only Mahavir Chakra in the Navy recent was that Commander Arvind Singh, who got it in Sri Lanka. He was a Marcos, one of the first Marcos in the Navy. अच्छा, मुझे ये बताओ, नेवी की यूनिफॉर्म वाइट क्यों होती है? वो ट्रेडिशनली हमेशा से वाइट रही है. रियली स्पीकिंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स वाइट, बट इट्स वाइट. मतलब नेवी, इट्स वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि वाइट इज मोस्ट प्रोन टू लाइक मड और मिट्टी लगना और वो सब लगना,
और पानी में तो बल्कि और ज़्यादा चांसेस हैं उसके वो सब लगने के. तो नेवी का काम है पानी से बाहर रहना, शिप पे रहना, पानी में नहीं जाना. But white is very surprising. But white is a good I uniform. also It sort don't of is know. a very distinct uniform. हाँ, very very And classy. navies all over the world are wearing them. वेरी क्लासी यूनिफॉर्म. कुछ मुझे बस एक दो चीज़ें और पूछूंगा मैं आपसे कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू जॉइन नेवी, लेट्स से पीपल वांट टू, वेरी क्यूरियस बहुत लोग हैं जिनको जाना है नेवी में, व्हाट्स द प्रोसेस? See, there are many ways of getting into the Navy. I'm talking of as an officer if you're looking at. एक तो normal है NDA. Now we have something called Naval Academy also. So एक एग्जाम होता है, आई थिंक इट्स अ कॉमन एग्जाम फॉर NDA नेवल अकेडमी. दैट कम वो 12th के बाद होता है, आई थिंक, या 12th में आप हो सकते हैं. व्हेन यू डू इट, जॉइन करने तक यू हैव टू फिनिश 12th. बेसिकली यू हैव टू गो देयर विद योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एंड से मैं 12th पास हो गया मेरा बोर्ड एग्जाम, एंड यू जॉइन, व्हिच इज आई थिंक द अर्लीस्ट यू कैन गेट इनटू द नेवी. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द CDS एग्जाम. वो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अपीयर फॉर इट. यू कैन जॉइन द नेवी थ्रू दैट. जैसे आप डायरेक्टली IMA में जाते हैं, आर्मी में, Naval Academy में you can come in as a midshipman or sub-lieutenant. I don't know what is the present nomenclature. Then there's the engineering entry scheme. You can go through engineering college, or people go to engineering colleges, pick up people from there. Recruitment direct. Yes. Then there's a naval engineering direct entry also, where you're straight away taken to the naval engineering college and trained as an engineer after school, after 12th. So there are many avenues. Then there's short service commission, which is a different category where you are commissioned for, I think commission is 14 years. And after 5 years, you have to give your option that you want to get permanent commission or you want to leave after 10 years. So if you choose to get into permanent commission and the Navy says, yes, you're good enough to become a permanent commissioned officer, you get a permanent commission. Otherwise, within 5 years, you have to give your option, and at 10 years, you are allowed to leave the Navy. So there are many schemes for entry. And the good thing now in the Navy is everybody is compulsorily, every officer is compulsorily a B.Tech. From Naval Academy now, when you pass out, you get a B.Tech degree. पहले हमारे टाइम में BSc होता था JNU से. Now it's a full-fledged B.Tech degree. पहले it was Bachelor of Science, now it's Bachelor of Technology. So aim is basically the reason being that Navy is getting so technical that पहले क्या होता था कि भाई every officer doesn't need to be a technical whiz kid. ठीक है, engineers जो हैं, electrical engineers जो हैं, उनको B.Tech वगैरह करना है, सबको नहीं करना है. पर अब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है नेवी में, even the normal executive branch officer or the commanding officer should have that basic understanding of engineering, that he can operate these very sophisticated platforms. Correct. So that is why B.Tech. The Americans also have a similar thing. We followed that model now. So every naval officer, whether he comes through NDA or through Naval Academy, gets a B.Tech degree now when he passes out. And मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि डिफरेंस क्या है. बहुत फर्क है. अगेन इट इज बस यही है, कॉमनैलिटी यही है कि हम दोनों सी में जाते हैं. अदरवाइज कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में. डिफरेंस क्या है? नेवी की एंट्रीज थ्रू वेरियस मर्चेंट नेवी कॉलेजेस एटसेट्रा. बट व्हाट एग्जैक्टली इज मर्चेंट नेवी? सो मर्चेंट नेवी इज द मर्चेंट शिप्स जिन पे सामान जाता है. कार्गो शिप्स. That is, those are merchant ships. The ship people who man those ships are called merchant navy officers. And they are private. That's totally private. You join a private company, you work in the There is private no company, government shipping relation. corporate. No, depends on if a company is owned by the government, like Shipping Corporation of India. अच्छा, तो उसमें जो लोग हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं, बट वो कार्गो शिप्स पे हैं. Everybody, merchant navy means you're on a cargo ship or a tanker or something. You have nothing to do with the navy. Got it. Nothing at all to do with the navy. Got it. और उसका obviously recruitment वगैरह सब अलग है, ट्रेनिंग अलग है. No commonality, nothing. हाँ. वो तो it's like going to a civilian stream. It is not about joining the military at all. But uniform same है. TS Rajendra है. हाँ, white पहनते हैं, but उनके rank badges फर्क होता है. हाँ. What they wear on the shoulders different. हाँ. Got it. Otherwise, yes, they also wear whites. हाँ. बट सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे और निकल जाएंगे, बट इतनी बातें हैं और करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. You're most welcome. Anything that you wanted to say? I hope I was able to convey and didn't confuse your people too much by digressing at times. But No, absolutely not. It's been a pleasure. Thank you and so I'll much. be very happy if there are other questions which people raise, who want to know more about the Navy, how to join, etc. I'll be most happy to Definitely. answer those also. If people comment on this and let us know what they want to know more about you, Navy, yeah. we will do another session with you Certainly, I'll be most happy. around those topics. Yeah, certainly. Yeah. Thank you so much. Most welcome. Thank you for having me on the show. Thank you for watching this episode. अगर आपको कमोडोर अनिल जयसिंह सर की बात इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, उनको थैंक यू ज़रूर बोलना. इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम और अमेजिंग गेस्ट को आप तक लेके आ सकें. और एक और बात, मैड ओवर ग्रोथ का क्लिप्स चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी पूरे एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं वहाँ पे ताकि आप कम समय में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ले सकें. थैंक यू. सी यू अगेन. लव यू.